हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर शरणजीत कौर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गेट एक्सेल के बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस और अभी तक हम लोग 2017 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं, 2008 से लेके। 2008 से 2017 तक के क्वेश्चंस की 2 वीडियो आपके लिए अवेलेबल है ऑन माय चैनल एंड मैंने इसके लिए जो 2 प्लेलिस्ट बना रखी है उन दोनों में आपको ये वाला भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चंस कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी में लग रहा है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो आप उस वीडियो के ईयर का और क्वेश्चन नंबर डाल के आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन अलग से दे दूंगी इन केस देयर इज एन एरर ऑन फ्रॉम माय साइड और आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में पूछना है, सिंपल। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास में। आज हमारा है ईयर 2018, 19, 20, 21 एंड 22। पहला है 2018। सो 2018 का पहला क्वेश्चन था, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एंजाइम डज काइमोट्रिप्सिन बिलोंग। काइमोट्रिप्सिन इनमें से किस क्लास को बिलोंग करता है? तो देखिए, काइमोट्रिप्सिन क्या काम करता है? काइमोट्रिप्सिन का काम है पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना। ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। और अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये यूज करता है वाटर भी, इसमें ये वाटर यूज करता है और क्या होता है उसका हाइड्रोलिसिस। और जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हम कह सकते हैं ये हाइड्रोलेज क्लास का मेंबर है। यहाँ सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ये नहीं हो सकता। ट्रांसफेरेज में कोई ग्रुप एक से उतर के दूसरे पे जाता है, यानी कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। आइसोमेरेज में इंटरनल मॉलिक्यूलर एक्सचेंज होता है, ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, the substrate saturation profile of an enzyme that follows Michaelis-Menten kinetics is depicted in this figure. Now, what is the order of the reaction in the concentration range between 0.8 to 1.4? So 0.8 ये है और 1.4 ये है। अगर हम इसको ऊपर क्लिक पूरा करें तो हमको ये लाइन मिल रही है, यानी कि एक सीधी लाइन। सीधी लाइन यानी कि हम कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और जब ये इंडिपेंडेंट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की तो हम उसे कह सकते हैं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन की बात करें तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये रिएक्शन ना तो जीरो है, जीरो से ज़्यादा है, एन जो भी इसका ऑर्डर है वो जीरो से ज़्यादा है और 1 से कम है। ठीक है जी, तो आंसर हो गया आपका जीरो ऑर्डर यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। यहाँ पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशंस ऑफ ग्लूकोज इज द मोस्ट स्टेबल। सबसे स्टेबल कॉन्फर्मेशन कौन सी होती है ग्लूकोज के लिए? देखिए, किसी भी कंपाउंड के लिए ज़्यादातर केसेस में चेयर फॉर्म होती है, वो सबसे स्टेबल होती है। चेयर फॉर्म इज स्टेबल, बोट फॉर्म इज नॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोफाइल्स रिप्रेजेंट द फिनोमिना ऑफ कोऑपरेटिविटी। कोऑपरेटिविटी का मतलब हुआ कि जिसकी वजह से या तो कोई काम अच्छा हो रहा है या तो बुरा हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं या तो पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी होती है या तो निगेटिव। किसी के आने से अगर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने लगे तो पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, बुरा होने लगे तो निगेटिव कोऑपरेटिविटी। किसी के आने से तुरंत इफेक्ट पड़ेगा, इमीडिएट इफेक्ट। ओके, 2 चीज़ें हमें देखनी है, या तो पॉजिटिव है या तो निगेटिव है, दूसरा इमीडिएट इफेक्ट आएगा। पहले की बात करते हैं, यहाँ पर यहाँ काफ़ी देर तक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, ये लीनियरली चलता जा रहा है। फिर एक टाइम के बाद यहाँ जो वेलोसिटी है वो थोड़ी कम हुई और फिर वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई। तो यहाँ सबस्ट्रेट के बढ़ने ना बढ़ने से कोऑपरेटिविटी का कोई मतलब नहीं रहा। ये तो हो गया माइकेलिस मेंटन केवल। यहाँ पर बात करते हैं, आपका सबस्ट्रेट एक समय तक लीनियर जा रहा था। एक समय तक लीनियर के बाद कुछ समय के बाद जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो ये ग्राफ नीचे जा रहा है। दिस इज एक्चुअली सबस्ट्रेट लेवल इनहिबिशन। सबस्ट्रेट की ज़्यादा हो जाने से रिएक्शन का रुक जाना, दिस इज सबस्ट्रेट इनहिबिशन। तीसरा केस आता है, यहाँ पर आपका जब सबस्ट्रेट शुरू में बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं था, यानी शुरू में बहुत सारा सबस्ट्रेट लेना पड़ा, लेकिन जब एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का ऐड हो गया तो फिर बाकी के जल्दी से आने लगे और रिएक्शन बहुत तेजी से बढ़ी। दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। अगर हम निगेटिव कोऑपरेटिविटी की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। ये होगा आपका ग्राफ नेगेटिव कोऑपरेटिविटी का। सो आंसर तो ऑब्वियसली हमें मिल गया, दिस इज सी।
अच्छा डी क्यों नहीं है यहाँ पर? देखिए लीनियर गया, फिर ये 0 गया, फिर ये ऊपर गया, तो ये क्या दिखा रहा है? ऐसा पहली बात तो कोई पार्ट होता नहीं है, बल्कि ये तब हो सकता है जब दो सबस्ट्रेट हो। एक सबस्ट्रेट की वजह से एक रिएक्शन आगे बढ़ी, फिर वो इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर आपने दूसरा सबस्ट्रेट यहाँ पर ऐड किया और उससे रिएक्शन रेट बढ़ गया। सो दिस इज नॉट द केस ऑफ कोऑपरेटिविटी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। 5 में क्या आ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस ऑफ प्रोटीन? इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस के लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो भाई ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, WYF होते हैं, यहाँ पर आ रहा है ट्रिप्टोफैन, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर अगला आता है 6, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन ऑकर्स इन। ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन के अंदर दो प्रकार का होता है, एन ग्लाइकोसाइलेशन या ओ ग्लाइकोसाइलेशन। एन का मतलब हुआ जो अमीनो ग्रुप पे कार्बोहाइड्रेट की मॉइटी जुड़ी हो, और ओ का मतलब जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर जुड़ी हो। यहाँ पर दिया जाता है ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ हो रहा है। तो देखिए ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ हो रहा है? ग्लाइकोसाइलेशन की शुरुआत करें एन ग्लाइकोसाइलेशन की, तो उसकी शुरुआत हो जाती है, एन ग्लाइकोसाइलेशन की शुरुआत हो जाती है ER के अंदर, बट इसका कंप्लीशन कहाँ पर होता है? इसका कंप्लीशन होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, पहली बात। और दूसरी बात, जो आपका O है इसका स्टार्ट एंड एंड दोनों ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। तो हमारे लिए जो बेस्ट आंसर हुआ वो हुआ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following properties of the myeloma cell is used in the hybridoma technology to generate monoclonal antibody? monoclonal antibody बनाने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक है, जो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हम यूज करते हैं हाइब्रिडोमा माइलोमा सेल के अंदर? लैक ऑफ थाइमिडीन सिंथेस, नो, लैक ऑफ थाइमिडीन काइनेज, दिस इज नॉट सिंथेस, दिस इज काइनेज। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ हाइपोजेंथिन गुआनोसिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज, हम इसको रोक देते हैं, ओवर एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? लैक ऑफ फंक्शन म्यूटेशन करते हैं। सो इट इज नॉट ओवर एक्सप्रेशन, इट इज लैक ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट आ रहा है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ आइनोसिन मोनोफॉस्फेट साइक्लोहाइड्रोलेज, रॉन्ग, आंसर इज लैक ऑफ दिस, आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, द मूवमेंट ऑफ प्रोटोन थ्रू द F0 F1 ATPase ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर। F0 F1 ATPase से जो प्रोटोन का मूवमेंट है कहाँ से किस तरफ होता है? ये आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से और मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की तरफ होता है। और इसमें जब आपका पंप से प्रोटोन जा रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं? ATP का जेनरेशन होना शुरू हो जाता है। अब ये क्यों चाहिए हमें, हम देख लेते हैं। टू इंक्रीज द pH ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, अगर आप प्रोटोन को मैट्रिक्स के अंदर लेकर आओगे तो उससे pH क्या होगा? pH डिक्रीज होगा, एसिडिटी बढ़ेगी। सो पहला स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। दूसरा, चेंजिंग द कन्फर्मेशन ऑफ F0 F1 ATPase टू एक्सपेल द ATP, करेक्ट है। कन्फर्मेशन चेंज होता है, कन्फर्मेशन चेंज कैसे होता है? एक प्रोटोन एंटर करता है 120 डिग्री घूम जाता है, फिर एक प्रोटोन एंटर करता है, फिर एक 120 डिग्री का रोटेशन होता है। इस तरीके से 3 प्रोटोन एंटर करते हैं और 360 डिग्री टोटल आपका जो F0 F1 ATPase है वो घूम जाता है, जिसकी वजह से एक ATP का फॉर्मेशन होता है, करेक्ट। इम्पोर्टिंग PI फ्रॉम, नहीं, इम्पोर्ट करने के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, मतलब इससे तो नहीं होता। डिक्रीजिंग द एफिनिटी ऑफ ADP टू F0 F1 ATPase, रॉन्ग, ये F0 के साथ ADP की एफिनिटी को डिक्रीज नहीं करेगा, बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सक्यूज मी, द नंबर ऑफ NADP ion molecule required to completely oxidize one molecule of glucose to carbon dioxide through pentose phosphate pathways। देखिए पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में जो टोटल ATP यूज होते हैं वो होते हैं एक साइकिल के लिए सॉरी बोला गया है नंबर ऑफ NADP molecule required to completely oxidize ओके 1 molecule of glucose to carbon dioxide। तो देखिए होता ये है कि जो आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है उसमें ग्लूकोज से बनते हैं राइबोस शुगर या राइबोलोज 5 फॉस्फेट। सो राइबोस 5 फॉस्फेट बेसिकली बना आपका 5 कार्बन का शुगर। सो ये जो 5 कार्बन का शुगर बन रहा है, राइबोस शुगर बन रहा है, दिस इज 5 कार्बन। तो हमें अगर इसको कंप्लीटली 6 कार्बन से 5 कार्बन बनता है प्लस बनता है 1 कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस में मिलता है आपको एक NADP, ठीक है। और आपके पास है 2 NADP आपको मिलते हैं, यहाँ पे 2 NADP मिलेंगे आपको
एक ग्लूकोज साइकिल से, और हमारे पास टोटल 6 है, तो हम क्या करेंगे 6 × 2 यानी कि हो गए टोटल 12 NADPH जनरेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सक्यूज मी। Measurement of the absorbance of a solution containing NADH in a path length of 1 centimeter cubed at 340 nanometer shows the value of 0.31. The molar extinction coefficient is this. So the concentration of NADH. बहुत ही सिंपल सा है, एब्जॉर्बेंस दे रखी है आपको, एब्जॉर्बेंस दी हुई है, राइट 340 नैनोमीटर पर। फॉर्मूला क्या होता है ECl, ओके। सो ए की वैल्यू दी गई है 0.31 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू दे रखी है मोलर कोफिशिएंट 6200। सी आपको निकालना है, सी कितना है, कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, और पाथ लेंथ कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इंटू हो गया 1। सो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 0.31 डिवाइडेड बाय 6200, राइट। अगर आप पूरा कैलकुलेट करते हैं तो इट विल भी होगा, ये पूरा अगर हम करें, अच्छा ये माइक्रोमोल में ये आपका वैल्यू है पर मोल। अगर ये आपका पर मोल है तो हम इसे क्या करेंगे 10 टू द पावर, इसे हम माइक्रोमोल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आया 10 टू द पावर -6, ठीक है, सॉरी 10 टू द पावर 6 दिस विल बी इंटू 10 टू द पावर 6, ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम इसको करते हैं, जब डिवाइड करेंगे पूरा, तो आंसर मिलेगा आपको 50, ठीक है। ये आंसर आ गया 50 माइक्रोमोल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अमंग द रिएजेंट गिवन बिलो विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट विल नॉट ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको चाहिए एक रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को जो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं उनको SH में कन्वर्ट कर देते हैं। ये SH, ये SH, इन दोनों के बीच के बॉन्ड तोड़ देते हैं। ग्लूटाथियोन, सही है जी, ग्लूटाथियोन कर लेगा, नहीं यस ग्लूटाथियोन कर लेगा, डाइथाइथ्रिटॉल भी करेगा, सोडियम टोडेसाइल सल्फेट नहीं कर सकता, मिथियोनिन नहीं कर सकता, ओके। सो आंसर क्या हुआ P&R। P&R हमारा आंसर है, यानी कि R&S, ओके, सॉरी P&Q होना चाहिए, ओके सॉरी विल नॉट, आई एम सॉरी, मैं कह रही हूँ ये आंसर क्यों, सो सॉरी, ये दोनों नहीं करेंगे तो आंसर विल बी R&S विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द प्रोटीन इल्यूशन कंडीशन इन ग्रुप 1 विद द एप्रोप्रिएट क्रोमेटोग्राफी मैट्रिसेस फ्रॉम ग्रुप 2। ओके, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दे दी गई हैं, जैसे इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ हिस्टिडीन, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोनाइन, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं आपका जो कि है, सारे आपको दे रखे हैं कुछ इल्यूशन की कंडीशंस, और उनको हम किस में यूज करेंगे, वो सबसे इजी आपके लिए फाइंड आउट करना Q। NINTA है, हिस्टीडीन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। NINTA है, हिस्टीडीन है, यानी कि इसका मैच होना चाहिए NINTA से, तो Q का मैच होना चाहिए 4, तो Q का मैच हो गया 4 यहाँ पे, और हो गया यहाँ पे, ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अमोनियम सल्फेट पे। अमोनियम सल्फेट की डिक्रीज कर रहे हैं हम लोग कंसंट्रेशन। जब हम अमोनियम सल्फेट का यूज़ कर रहे थे, तो अमोनियम सल्फेट का यूज़ हम लोग कब करते हैं, हाइड्रोफोबिसिटी, हाइड्रोफोबिक पार्ट को करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोफोबिसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, व्हेन वी आर डिक्रीजिंग अमोनियम सल्फेट, देन एक्चुअली क्या होगा कि जो आपके क्रोमोसोम्स होंगे वो मिलना शुरू हो जाएंगे। सो बेसिकली क्योंकि उस पर बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, यानी लाइसिन और आर्जिनिन रिच हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, वो आपके मिलके एक क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम बना लेंगे। जब वो क्रोमोसोम बना लेंगे तो उनकी फोकसिंग करना इजी होगा। सो एस का होना चाहिए 2, या इसका 3 था, ये हो गया रॉन्ग, ये हो गया करेक्ट। बाकी आप बात करते हैं, सॉरी उल्टा बोलता है, ओके आई एम सॉरी, तो आर था ना, आर की बात करेंगे तो ओके, आर की बात से हमें कोई भी क्लियर कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। आर की बात करेंगे तो इट विल बी हाइड्रोफोबिसिटी, तो यस हाइड्रोफोबिसिटी फिनाइल ग्रुप, आई एम सॉरी,
हाइड्रोफोबिसिटी विल बी इक्वल्स टू, जो फिनाइल ग्रुप होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, तो वहां से ही आया। दूसरी चीज आती है, अब बचा आपके पास दो, एक बचा DEAE सेफिरिल, एक बचा क्रोमैटोफोकसिन। एक में क्या हो रहा है, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन आयन, एक बचा है आपका जहां पर आपने सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया है। देखिए सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर क्या होगा, ये सॉल्ट है, जब आप सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे सो बेसिकली जो भी आपके एसोसिएशन होते हैं कैटायन एक्सचेंज में वो टूट जाते हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट पार्ट फॉर पी। और अगर हम प्रोटोन का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, यानी कि हमने क्या किया है, एसिडिक एनवायरनमेंट को बढ़ाया है। जब हम एसिडिक एनवायरनमेंट को बढ़ा रहे हैं तो जो भी हमारी प्रोटीन है वो DNA के साथ मैच कर रही है, बाइंड कर रही है, उसको सही करके रख रही है, जिससे हम क्रोमोसोम को फोकस कर सकते हैं। सो दिस विल बी S का हो गया 2 और बाकी सारा हमारा आंसर आ गया है करेक्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर, इनमें से कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसी टाइप का। एड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लूटामेट भी है, हिस्टामिन भी है, बट हिस्टीडीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेनली मीडिएटेड बाय। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो आपकी आती है टी सेल, ये सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 15 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मैकेनिज्म्स ड्राइव्स द कन्वर्जन ऑफ लो एनर्जी 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड टू 1 हाई एनर्जी 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिसकी वजह से एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से हाई एनर्जी 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। सो देखिए यहाँ पर होता क्या है, कन्वर्जन हो रहा है डायरेक्टली 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर है ऑक्सीडेशन विदाउट एनहाइड्राइड बॉन्ड फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुए बिना ऑक्सीडेशन हो जाए। ऑक्सीडेशन कपल्ड विद एनहाइड्राइड बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर कपल्ड होगा एनहाइड्राइड बॉन्ड फॉर्मेशन में तब आपका हाई एनर्जी कंपाउंड नहीं, यहाँ पर आपका बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी एंड देन एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता नहीं है, NADH का फॉर्मेशन होता है। कार्बोक्सिलेट आयन भी नहीं बनता, क्या बनता है, ऑक्सीडेशन होता है और एनहाइड्राइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। 16 में पूछा है अ पॉलीमरेज रिएक्शन इज कैरिड आउट फॉर 10 साइकिल्स इन अ वॉल्यूम ऑफ 1 ml विद 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ टेम्पलेट DNA। ओके, assuming that the efficiency of the reaction is 100% and the number of molecules of DNA present in 100 microliter at the end of the reaction is, number of DNA molecule कितने होंगे 100 माइक्रोलीटर में, ये पूछा है। एक पॉलीमरेज रिएक्शन 10 साइकिल के लिए की जा रही है, 1 ml में 5 मॉलिक्यूल आपने टेम्पलेट के यूज़ किए हुए हैं। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया हुआ है इनिशियल नंबर ऑफ DNA मॉलिक्यूल। इनिशियल नंबर ऑफ DNA मॉलिक्यूल कितने दे रखे हैं हमको, वो दे रखे हैं नंबर 5। फिर 10 साइकिल हो गई हैं, तो 10 साइकिल के बाद क्या आएगा आपका, 10 साइकिल के बाद जो नंबर्स आएंगे वो होंगे 2 to the power 10 into 5। 2 to the power n होता है, जब भी हम PCR में रखते हैं तो जितनी भी n नंबर ऑफ साइकिल है 2 to the power n हो जाएगा, वो आपके नंबर ऑफ DNA मॉलिक्यूल हो जाएंगे। इनटू आप कर देंगे इनिशियल नंबर ऑफ DNA मॉलिक्यूल अगर हमें दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको 5 मॉलिक्यूल दिए तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1024 2 to the power 10 का वैल्यू हो गया, इनटू हो गया 5। यानी कि अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ जाता है 5120। ये आ गया हमारा क्या, DNA मॉलिक्यूल आफ्टर 10 साइकिल। अब दिया गया था 1 ml में, 1 ml का मतलब हुआ 1000 माइक्रोलीटर, राइट, हमें माइक्रोलीटर में निकालना है ना। 1000 माइक्रोलीटर में DNA का नंबर है 5120। ओके, आगे पूछा गया है कि 100 माइक्रोलीटर में कितना होगा। सो फॉर 100 माइक्रोलीटर इट विल बी 5120 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल सी बात है, 1000 इंटू 100, यानी कि ये आ जाता है आपका 512। सो आंसर इज 512, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। 17 में पूछा है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर टोपोलॉजी डायग्राम ऑफ 400 अमीनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन एक्स इज डिपिक्टेड इन द फिगर। ये प्रोटीन एक्स है जिसका साइज है
400 अमीनो एसिड। स्टार्ट साइड दे रखी है, ये स्टार्ट साइड है, और जो एंड अमीनो एसिड रेसिड्यू है हर एक का वो मार्क किया है, एंड अमीनो एसिड है, यहाँ स्टार्ट साइड है। परसेंटेज पूछा है ऑफ द रेसिड्यूज फॉर्मिंग अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स जो बनाएंगे उसका परसेंटेज कितना होगा। तो भाई अपन साइज देख लेते हैं, यहाँ पर कितना है 70, 21 से 70, 21 से 70 करते हैं तो ये हमारा टोटल साइज हो गया 50 अमीनो एसिड्स का। यहाँ 50 अमीनो एसिड आपका एक अल्फा हेलिक्स बना रहे हैं। फिर एक ये है 249 माइनस 225, सो इट विल बी 225 अमीनो एसिड ये हो गए, और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया 5 अमीनो एसिड ये हो गए। टोटल अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो हम इसे सबको काउंट कर लेते हैं, 50 प्लस 25 हो गए 75 प्लस 5 हो गए 80, तो हो गए टोटल 80 अमीनो एसिड्स। टोटल हमारे 80 अमीनो एसिड्स हैं। हमें पूछा है कितना परसेंट नंबर अमीनो अल्फा हेलिक्स का इस प्रोटीन में प्रेजेंट है। बहुत सिंपल सी बात है, 80 अमीनो एसिड है आउट ऑफ 400, परसेंटेज में निकाल देते हैं कितना परसेंट आ गया भाई साहब, 20% आंसर आ गया। 20% प्रोटीन जो है वो अल्फा हेलिक्स बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी बड़ा आसान सा है कि एन एंजाइम फॉलोज माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स विद द सबस्ट्रेट S एंड द फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी ऑब्जर्व विद द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। S की वैल्यू दे दी गई है 4 km, तो उसमें आपको V की वैल्यू निकालनी है। ओके, फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला पता होता है। मैं इस क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 की बात देखेंगे, V0 इज इक्वल टू V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km। ओके, अब आपको क्या दे रखा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दे के रखा है 4 km, यानी हमने हर जगह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की जगह 4 km कर देना है। V मैक्स इंटू 4 km डिवाइडेड बाय 4 km प्लस प्लस Km। ओके, Km और 4 km कितना हो गया 5 km, यानी कि 4 km डिवाइडेड बाय 5 km इंटू वी मैक्स। वी कैन से Km से Km कैंसिल हो गया, 4/5 आ गया। और अगर हमसे पूछा जाए कितने परसेंट आ रहा है वी मैक्स का, राइट, मैक्सिमम वेलोसिटी का कितना परसेंट आया, सो इट विल बी 4/5 इंटू 100% ऑफ वी मैक्स, यानी कि हो गया हमारा 80%। ओके, आंसर आ गया हमारे पास 80%। क्वेश्चन नंबर हो गया है 18। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है द एंजाइम फॉलोज माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स विद द सबस्ट्रेट S एंड द फ्रैक्शन ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी ऑब्जर्व विद द, ओके, आई थिंक दिस इज कवर्ड ऑलरेडी 80%। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। मास स्पेक्ट्रम ऑफ benzoic acid will generate the fragment as a base peak, 100% relative abundance of M by Z at, ओके, कब आएगी 100% एब्जॉर्बेंस। ओके, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है, अब ऐसे कैसे निकालेंगे इसका, सबसे पहले हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कैसा होता है, बेंजीन ग्रुप पे ओइक यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो हो जाएगा बेंजोइक एसिड। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए, यानी हम लिख सकते हैं C7H6 6 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 इसमें ऑक्सीजन हो गए, यानी कि O2। अब इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, इसका हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है, दैट विल बी C यानी कि 12 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2। ओके, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर वेट, दैट विल बी 84 प्लस 6 प्लस 32, यानी कि हम कह सकते हैं दिस विल बी 122। अब क्या हो गया, ये 122 आपका मॉलिक्यूलर वेट आ गया है। इतना हमको क्लियर है। 122 में से होगा क्या कि जब ये एक फ्रैगमेंट ऐसा बेस पीक बनाएगा तो इसने किया क्या होगा, ये एक फंक्शनल ग्रुप अपना माइनस कर देगा। सो क्या होगा कि ये अपना बेंजोइक एसिड में से माइनस क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप माइनस हो जाएगा। जब ये ग्रुप माइनस हो जाएगा, ये ग्रुप माइनस हो जाएगा, तब आपकी नेक्स्ट पीक आएगी। तो नेक्स्ट पीक आने के लिए आपको ये ग्रुप माइनस करना पड़ेगा।
नेक्स्ट ग्रुप जब माइनस किया यानी इसका भी हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, कितना हुआ, कार्बन का कितना था 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1, ओके। सो क्या हुआ 12 प्लस 32 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 45, ये हो गया 45, यानी कि हमारा टोटल कितना मॉलिक्यूलर वेट आएगा 122 माइनस 45। अब जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड आया उसका आया 122 माइनस 45, दैट विल बी इक्वल टू 77। 77 मॉलिक्यूलर वेट है। आपसे क्या पूछा है, रिलेटिव अबंडेंस। जब हमने रिलेटिव अबंडेंस देखना है तो रिलेटिव अबंडेंस किसके साथ देखेंगे, जो हमारा बेंजोइक एसिड था और जो हमारा नेक्स्ट आया, रिलेटिव अबंडेंस देखेंगे हम लोग 77 बाय 122, सो दिस विल बी 0.631 एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज values of the reaction catalyzed by citrate ligase and citrate synthetase are minus this and minus 1 this respectively, okay। so standard free energy in the calorie per mole में पूछा है एसिटाइल कोएंजाइम के हाइड्रोलिसिस के लिए। तो पहले हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम का हाइड्रोलिसिस समझ लेते हैं, कैसे निकलेगा। एसिटाइल, भाई हमने क्या किया, डायरेक्ट सीधे सीधे रखा एसिटाइल कोएंजाइम से, ऑक्सैलोएसिटेट से ऑक्सैलोएसिटेट कट गया, सिट्रिक एसिड से सिट्रिक एसिड कट गया, तो बचा क्या, एसिटाइल कोएंजाइम प्लस वाटर इक्वल्स टू एसीटेट प्लस कोएंजाइम। आपने क्या करना है, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, सिंपल रिएक्शन आ जाएगी सीधी सीधी। तो हमारा जो डेल्टा जी होगा दिस विल बी 1+2। अगर ये हमारी रिएक्शन नंबर 1 है, ये हमारी रिएक्शन नंबर 2 है, तो आंसर विल बी वेरी सिंपल, -670 प्लस -8192 इक्वल्स टू, माइनस में आंसर आ जाना है तो 2, ठीक है, 9, ओके। सो इट विल बी 2, सॉरी 2 नहीं, 9 नहीं आएगा, एक मिनट, 9 नहीं आएगा, दिस विल बी 2, 9 एंड 7 हो गए 16, 1 गया इधर, 7 नहीं 7 आ गया, ये हो गया 7 और एक यहाँ से आया 8 और यहाँ पर तो 8 पहले से था, तो दिस विल बी -8862 कैलोरी पर मोल। आपसे क्या पूछा है, कैलोरी पर मोल, आंसर ये आ गया हमारा करेक्ट 8862। अगर आपसे किलो कैलोरी में पूछते तो हो जाता 8.8, अभी कैलोरी में है तो आंसर हो गया हमारा 8862। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2019 शुरू करते हैं। 2019 में पहला क्वेश्चन है, कैटलिस्ट कहाँ पाया जाता है, एक्सक्लूसिवली कैटलिस्ट पाया जाता है पेरोक्सीसोम में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, रैग रिकॉम्बिनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक इम्यून रिसेप्टर। रैग जो रिकॉम्बिनेज होते हैं ये आपके काम करते हैं वीडीजे चेन अरेंजमेंट में, रीअरेंजमेंट में, यानी कि ये काम करते हैं आपके टी सेल और बी सेल जिनकी जो चेन का रीअरेंजमेंट होता है उसमें यूज होते हैं। सॉरी, रैग स्पेसिफिक इम्यून रिसेप्टर्स होते हैं। दिस प्रोसेस ऑकर्स इन यस करेक्ट है, ठीक है, टी एन बी सेल करेक्ट है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है किसी सबस्ट्रेट से, कोई एक सबस्ट्रेट है और वहाँ पे फॉस्फेट एडेड है और इसमें एक एडीपी आ जाए या जीडीपी आ जाए, कोई भी आ जाए, उससे क्या बने, एक प्रोडक्ट बन जाए और जो इसका पी था वो आपका एटीपी के फॉर्म में ऐड हो जाए, तो इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कि यहाँ से फॉस्फेट इधर शिफ्ट हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफेरेज के काम होते हैं ट्रांसफर हो जाना। एग्जाम्पल यहाँ पर जो ये काम करते हैं वो काइनेजेस होते हैं। ओके, नाउ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलिसिस में कहाँ होता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ तो आपने एटीपी से एडीपी बनाया तो यूज हुआ है, ये तो नहीं हो सकता। कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका एक NADH बनता है, NAD से NAD प्लस से NADH प्लस बनता है, तो ये भी नहीं हो गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आगे हम लोग आते हैं कन्वर्जन ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। यहाँ पर आपका ADP प्लस PI से क्या बनता है, ATP बनता है, दिस इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन आता है कन्वर्जन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इसमें तो कुछ नहीं होता, जिसमें सिर्फ आइसोमेराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है डाईपेप्टाइड विद द लीस्ट रोटेशनल बैरियर। जहां सबसे कम रोटेशनल बैरियर पाया जाता है वो कहां पर है? जहां सबसे कम रोटेशनल बैरियर है यानी कि वो सबसे कम रोटेट कर सकता है। जो सबसे कम रोटेट करेगा उसकी हम लोग बात करेंगे। लीस्ट रोटेट सॉरी जो सबसे ज्यादा रोटेट करेगा हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे, राइट। तो अगर हम सबसे ज्यादा रोटेशन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रोटेशन होता है यहाँ पर जहाँ ग्लाइसिन होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमारा ग्लाइसिन प्रेजेंट होगा तो उसमें क्या होता है, लीस्ट रोटेशन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, कहीं भी फिट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर हम बोले रिजिड होता है, जहाँ पर आपका रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, जहाँ पर आपका जो है यहाँ सबसे ज़्यादा रोटेशनल, यहाँ सबसे ज़्यादा रोटेशन है, मोस्ट रोटेशन, ओके, और सबसे कम रोटेशन है रिजिड कौन सा है, वो है प्रोलीन या बल्की ग्रुप। प्रोलीन हो गया या बल्की ग्रुप हो गया। यहाँ सबसे ज़्यादा सबसे कम रोटेशन पाया जाएगा। लेकिन पूछा था रोटेशनल बैरियर सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम रोटेशन बैरियर डी ही है, बट यहाँ आंसर की में बी दिया था जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट नॉट यूज्ड बाय साइनोबैक्टीरिया फॉर फोटोसिंथेसिस। साइनोबैक्टीरिया कौन सा यूज नहीं करते हैं भैया? रोडोप्सिन नहीं करते। रोडोप्सिन क्या है? रोडोप्सिन हमारे लाइट का पिगमेंट होता है इन केस ऑफ ह्यूमन, या हम कह सकते हैं इन केस ऑफ मैमल्स हम लोग यूज करते हैं। दिस इज नॉट अडेप्टेड बाय बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 6, स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ इथेनॉल इज अ ट्रीटमेंट टू ट्रीट मेथेनॉल पॉइजनिंग। इथेनॉल को देते हैं हम लोग मेथेनॉल को हटाने के लिए, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, क्योंकि अगर आप एक तरीके के सबस्ट्रेट से दूसरा वाला हटा रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एन इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस का से नाइट्रिक ऑक्साइड बनना, इसके लिए बनाता है आर्जिनिन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलर्जीज आर ड्यू टू हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स। एलर्जीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी हाई इम्यून रिस्पॉन्स से होते हैं। ड्रग्स जिनकी वजह से एलर्जीज काउंटर होती है वो किसको टारगेट करते हैं? ग्लाइसिन को नहीं, इंसुलिन को नहीं, सेल्यूलोज को नहीं, हिस्टामिन को करते हैं। क्यों? क्योंकि हिस्टामिन आपकी जो मास्ट सेल्स होती हैं वहाँ से रिलीज होता है। अब मास्ट सेल्स रिलीज कब करती हैं? जब आपको कोई एलर्जन आपको अटैक कर रहा है, या वी कैन से एलर्जन के संपर्क में आप लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम एंड अ नेगेटिवली चार्ज्ड एटम बी सेपरेटेड बाय 3 एंगस्ट्रॉम इन वाटर इज दिस। ओके, एक है ए और एक है बी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो इन दोनों के बीच का एनर्जी है, इंट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 एंगस्ट्रॉम। और इनकी वाटर में अगर हमने रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या है, पानी है, तो पानी के अंदर इनकी जो एनर्जी है जी है वो कितनी है? वो है आपकी -6 किलो जूल पर मोल। अब कंसिडरिंग द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वाटर टू बी 80। अब रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की जो होती है, यानी कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 80। ओके, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया 80। अब पूछा है अगर हम ए और बी को वैक्यूम में रखें तो क्या होगा? भाई देखिए, अगर यहाँ पर 80 था तो एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है आपका जनरली एनर्जी के लिए, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो भी आपका डी की वैल्यू है, या जो भी हम कह सकते हैं आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अगर हमारा -6 था और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डी का, तो अगर हम डी वैक्यूम की बात करें तो वो होता है 1। वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया 1। सो अब उस केस में हमारे पास यहाँ पर वाटर के मुकाबले कितना होगा? 80 टाइम्स होगा। 80 इंटू -6 दैट विल बी -480 किलो जूल पर मोल। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 10। यू आर गिवन अ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। आपने कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो स्टॉक का है वो कितना है? स्टॉक का कंसंट्रेशन है 0.1। सो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पर,
C1V1 इक्वल्स टू C2V2। ओके, C1V1 स्टॉक होता है, ये आपका डाइल्यूटेड हो गया। C1 की वैल्यू दे दी गई है 0.1 मोल। ओके, नाउ स्टॉक सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू मेक 0.5 मोलर ऑफ दिस इक्वल्स टू, ये x कितना वॉल्यूम हमें चाहिए निकालना है। C2 कितना दिया है, C2 दे के रखा है आपको 0.005 मोलर, इनटू हमने कर दिया कितना हमें ml में मिला है 0.5 ml। ओके, x की वैल्यू क्या होगी 0.005 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है, अब एक चीज और थी, क्या ये मोलर में है और यहाँ पर आपका ये दोनों ही मोलर में। ओके, हमने क्या करना है, आंसर हमें निकालना है इन ml इज। ठीक है, सबसे ये यहाँ तक। अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर क्या था 0.1 था, 0.1 से ये चला गया, 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी 0.025 ml। ओके, 0.025 ml, ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। यानी कि आपको ml में ही पूछा था 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 0.025 ml इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, mixture of following purified protein IgG, IgM, a fat fragment of immunoglobulin is separated using gel filtration chromatography, and the order of elution of these protein first to last is। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में किसके बेसिस पर होता है, साइज एक्सक्लूजन किया जाता है। जब हम साइज एक्सक्लूजन की बात करते हैं, साइज एक्सक्लूजन का मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद लार्ज आएगा, फिर लास्ट में आपका स्मॉल आएगा। ऑर्डर क्या है, यहाँ से यहाँ। तो लार्जेस्ट इनमें से कौन सा है, IgM। ये कैसा होता है, ये पेंटामर होता है, तो सबसे पहले आएगा पेंटामर, यानी कि आंसर हमारा यहीं पे आ गया। फिर आएगा क्या, फिर आएगा ये IgG जो कि मोनोमर है बट कंप्लीट है। फिर हम बात करते हैं, ये एक छोटा सा फ्रैक्शन है, यहाँ पर क्या है, फ्रैगमेंट है, एक छोटा सा फ्रैक्शन है, सो ये हमारा लास्ट में आएगा, आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पर आया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयोडीन, थाइमिडीन, कार्बन 14 एंड फॉस्फोरस इज। देखिए ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है, लर्न करने वाला क्वेश्चन है, कितना कितना होता है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा इनमें से किसकी होती है। अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो कार्बन 14 की होती है, जिसकी 25,000 साल तक आती है। कार्बन 14 यहाँ पर था, यहाँ पर था, ये दोनों हो गए रॉन्ग। फिर अगर हम बात करें तो आपकी थाइमिडीन की भी हम लोग ट्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं DNA में। सो दिस इज द ये भी आपका आ गया थाइमिडीन, यानी कि यहाँ पर आपका थाइमिडीन था, ये आयोडीन है, तो आंसर आ गया हमारा डी। ओके, करेक्ट आंसर इज डी, बाकी सारे रॉन्ग हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। एंजाइम नॉट इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है उसके बारे में पूछा है, कौन सा इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर आपका है डेल्टा 3, डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए आइसोमेरेज। देखिए इनॉइल का मतलब होता है कि यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसलिए इनॉइल है। दूसरा डेल्टा 3, डेल्टा 4 की बात, डेल्टा 3, डेल्टा 2 की बात की गई है, यानी कि ये पोजीशन बता रखे हैं कहाँ पे कहाँ पर पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड दिया गया है, कहाँ पर आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उनकी पोजीशन हो गई। ओके, डेल्टा का मतलब हो गया, ये आपका हो गया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा 1 नहीं, ओके, सो ये है हमारा सी ना, दिस विल बी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, okay, so okay, I'm getting confused a bit, but okay, coming to the point। फिलहाल अगर हम यहाँ की बात करें तो देखिए अब बात कर लेते हैं हम लोग डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड डबल बॉन्ड दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं सिस, या तो हो सकते हैं ट्रांस। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इट इज़ फाइन, इट्स ओके। सिस और ट्रांस दो हो सकते हैं। ट्रांस का मतलब होगा कि जब आपका इस तरीके का बॉन्ड होगा, जैसे कि यहाँ पर अगर हमारा सी है और यहाँ पर हमारा सी है,
तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएंगे ना, तो वो ऐसे चल रहा होगा, एक ऐसे है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। तो यहाँ पर क्या चल रहा था, ऐसे 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 चल रहा था। तो ट्रांस का मतलब हुआ ये डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि ये डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ है तो दूसरे का भी हाइड्रोजन यहाँ है। यहाँ पर क्या है, सिस फॉर्म है। अब ये सिस फॉर्म है, यानी कि हमें इसको पहले ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आइसोमेरेज की ज़रूरत हमें पड़ेगी, ये सही है। पहली बात ये तो हो गया हमारा सही। दूसरा हम बात करते हैं प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज एंजाइम। प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज हम लोग यूज़ करेंगे जब हमारे ऑड नंबर के फैटी एसिड होंगे। ओके, फॉर ऑड नंबर के फैटी एसिड के लिए हम ये यूज़ करेंगे। फॉर ऑड नंबर है या नहीं ये देख लो। यहाँ पर आते हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ 18 कार्बन है। 18 कार्बन का मतलब ये हो गया क्या, ये हो गया आपका इवन नंबर। और जब ये इवन नंबर है तो ऑब्वियसली बात है हम प्रोपियोनाइल कोएंजाइम का यूज़ नहीं करेंगे, ये आपका आंसर है। एसाइल कोएंजाइम में बिल्कुल यूज़ होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में हर बार बनता रहेगा और एक एसाइल कोएंजाइम में निकलता रहेगा। इनॉइल कोएंजाइम में भी यूज़ करेंगे क्योंकि इन ग्रुप है, पहले आपका आइसोमेरेज होगा, फिर इनॉइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज होगा। Coming to question number 14. DPN1 is used to digest PCR product during side-directed mutagenesis. Side-directed mutagenesis में DPN1 का यूज़ किया जाता है क्योंकि DPN1 एक बड़ा ही स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है जो कि केवल और केवल मिथाइलेटेड पोर्शन को ही डिग्रेड करता है, कट करता है। अब यहाँ हमारा क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मिथाइलेशन रॉन्ग, ओनली अनमिथाइलेटेड रॉन्ग, मिथाइलेटेड करेक्ट, जीसी रिच नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बायोमोलिक्यूल मॉडिफिकेशन पेयर। बायोमोलिक्यूल का मॉडिफिकेशन का इनकरेक्ट पेयर है लिपिड पॉमिटॉइलेशन, डीएनए एंड प्रोटीन मिथाइलेशन, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। डीएनए और डीएनए प्रोटीन में मिथाइलेशन होता है, प्रोटीन में ग्लाइकोसाइलेशन होता है जब कार्बोहाइड्रेट की मोइटी ऐड होती है। आरएनए में पॉलीएडिनाइलेशन होता है, यस। एमआरएनए के अंदर लास्ट में पॉलीएनाइलेशन है जो कि मॉडिफिकेशन का पार्ट होता है, दिस इज ट्रू। सो गलत क्या हुआ, पामिटॉइलेशन। पामिटॉइलेशन लिपिड का नहीं होता, लिपिड में तो है ही पामिटोइक एसिड या वी कैन से पामिटिक एसिड इज बेसिकली अ लिपिड। सो ऑब्वियसली पामिटॉइलेशन किसका होता है, प्रोटीन का होता है। ये हो गया हमारा रॉन्ग। अगला क्वेश्चन आता है 16। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड हैज एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर रिपीट ऑफ अमीनो एसिड विद द डिस्टेंस अबाउट 6.5 एंगस्ट्रॉम बिटवीन ऑल्टरनेट सी अल्फा एटम। एक सी अल्फा एटम है, फिर उसके बाद ये सी अल्फा एटम है, फिर एक सी अल्फा एटम है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ऑल्टरनेट सी अल्फा एटम का वो कितना है, 6.5 एंगस्ट्रॉम है। 6.5 एंगस्ट्रॉम है। नाउ okay, which one of the following pair of dihedral angle phi and psi accurately represent the peptide structure? पेप्टाइड है -60 -50 जो कि आपको दिया गया है अल्फा हेलिक्स का, -120 एंड -50 ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर में ही आएगा, नॉट अल्फा बट हेलिकल में ही आएगा, पाई हेलिक्स में आ सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं, ये आपका पाई हेलिक्स में आ जाएगा शायद, ओके नाउ या 310 में आ जाएगा। आगे हम आते हैं -60 +120 यानी कि हम इस तरफ अगर मैं इसको बना लूँ ग्राफ को तो हम आ जाते हैं -65, यहाँ पर होता है आपका फाई एंगल, यहाँ पर होता है आपका साई एंगल। ओके, -60 हो गया इस तरफ की वैल्यू लेफ्ट साइड में फाई एंगल, ठीक है। यहाँ से लेके मान लीजिए अगर ये -60 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी वैल्यूज -60 होंगी। अब प्लस ये माइनस में, ये प्लस में, यानी कि इस जगह कोई वैल्यू है दैट विल बी, तो ये अभी हम कह सकते हैं दिस विल बी पॉलीप्रोलीन। प्रोलीन के हेलिक्स में एक बार को आ सकता है बट नॉट एग्जैक्टली प्रोलीन में नहीं आएगा, बट उसका पार्ट हो सकता है। दिस इज नॉट एक्चुअली अल्फा हेलिक्स। -120 एंड +120 जो कि बीटा शीट बना रहे हैं। अब हमें ये तो पता है ये स्ट्रक्चर क्या है, ओके लगभग किसके आसपास की स्ट्रक्चर होगी ये हम जानते हैं। नाउ हमें स्ट्रक्चर में क्या दे दिया गया है, हमें दे दिया गया है ऑल्टरनेट का डिस्टेंस, राइट। तो अब हमें सिर्फ एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक समझनी है कि हमारे जो हेलिकल शीट्स होती हैं और जो हमारे
बीटा शीट होती हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा शीट, इन दोनों में जो ऑल्टरनेट कार्बन होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए जब आपके अल्फा हेलिक्स की हम बात करते हैं तो अल्फा हेलिक्स के एक टर्न में कितना होता है, एक टर्न में होता है डिस्टेंस 5.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एक टर्न में 5.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है और एक टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर हम दो अमीनो एसिड के बीच का डिस्टेंस देखें, एक अमीनो एसिड ये एक ये, दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ 1.5, यानी ऑल्टरनेट के बीच में डिस्टेंस हुआ 3 एंगस्ट्रॉम, ओके 3 एंगस्ट्रॉम ऑल्टरनेट के बीच में। तो भाई ये तो हो गया कहानी से बाहर, ये भी बाहर हो गया, अब ये भी हेलिकल में आता है, ये भी बाहर हो गया। अब बचता है या तो प्रोलिन या तो बीटा शीट। बीटा शीट की बात करें, प्रोलिन भी हेलिक्स ही आता है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब बचते हैं बीटा शीट। तो देखिए बीटा शीट भी दो प्रकार की होती हैं, बीटा शीट भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं पैरेलल और एक होती है एंटी पैरेलल। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पैरेलल का जो एंगल होता है वो होता है 6.8 एंगस्ट्रॉम ऑल्टरनेट के बीच में, और एंटी पैरेलल का एंगल होता है 7 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हमें एंगल किसका दिया था, -120 प्लस 120, जो कि पैरेलल बीटा शीट का था। तो आंसर हो गया हमारा डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, absence of detectable protein expression upon blunt-ended mutation-free cloning of an E. coli gene with its own promoter in the E. coli cells can be due to। अगर हम E. coli जीन को E. coli की ही सेल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस कंडीशन में उसी का प्रमोटर है, उसी का म्यूटेशन भी कोई नहीं हो रहा, क्लियरली लिखा गया है कि ब्लंट एंडेड है और म्यूटेशन फ्री क्लोनिंग है, म्यूटेशन भी नहीं हो रहा, ब्लंट एंडेड है, इसका मतलब हम साफ साफ कह सकते हैं देयर विल बी नो सेल्फ प्राइमिंग, अपने आप से वो जुड़ेगा नहीं, प्राइमिंग, और भी कह सकते हैं सेल्फ अटैचमेंट नहीं होगा, सेल्फ स्टिकिंग नहीं होगी, वी कैन से सेल्फ प्राइमिंग ही कह लेते हैं, अपने आप को नहीं ऐड करेगा। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि ये वाला पॉइंट वैसे भी नहीं दिया गया था। कोडोन बायसनेस आप वैसे ही हटा दो, क्योंकि हम अपने ही सेल्फ का यूज़ कर रहे हैं, अपना ही ई. कोलाई है, उसी का जीन है, उसी का प्रमोटर है, तो कोडोन बायसनेस की कोई बात ही नहीं हो गई। फिर हम बात कर रहे हैं प्रोटीन एक्सप्रेशन नहीं हुआ है। प्रोटीन एक्सप्रेशन क्यों नहीं हुआ, पहली बात हो सकता है कि वो रिवर्स ओरिएंटेशन में हो, जी बिल्कुल ये करेक्ट है। हुआ क्या होगा कि ये आपका प्रोमोटर है, इस प्रोमोटर में ये जीन है, अब जीन होना क्या चाहिए कि इसका प्रोमोटर ऐसा है जो कि ऐसे सिंथेसिस करेगा, राइट। और जो आपका जीन है यहाँ पर आपका होता है स्टार्ट को, यहाँ पर होना चाहिए आपका स्टार्ट कोडोन और होना चाहिए इधर लास्ट में आपका स्टॉप कोडोन, ठीक है। अब हुआ ये तो है आपकी करेक्ट ओरिएंटेशन सही तरीके से। अगर हमारी रिवर्स हो जाए तो क्या होगा, यहीं पर हमारा प्रोमोटर साइट है, बट ये वाली जो साइट होगी दिस विल बी स्टॉप कोडोन, और ये वाली होगी वो होगी हमारी स्टार्ट कोडोन, जिसकी वजह से ये स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, एक्सप्रेशन होगा ही नहीं, ये करेक्ट है। आउट ऑफ फ्रेम क्लोनिंग हुई है, नहीं आउट ऑफ फ्रेम क्लोनिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका म्यूटेशन फ्री सब कुछ चल रहा है। रैपिड डिग्रेडेशन हो रहा है एक्सप्रेस प्रोटीन का, कुछ तो नजर आएगा, डिटेक्टेबल प्रोटीन दिख ही नहीं रही है, कुछ तो नजर आती। क्वेश्चन नंबर 18, C-terminal carboxyl group and N-terminal amino group of amino acid have the dissociation constant इतना, so pK of side chain of carboxylic acid group in glutamic acid is 4.2, lysine is 10.2, difference in PI of lysine and glutamic acid। बड़ा आसान है, हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले एक लाइसिन का निकाल लेते हैं, PI of लाइसिन कितना हुआ, लाइसिन यानी कि ये लाइसिन का पीआई निकालने के लिए एक तो हमने ले लिया 10.2 की वैल्यू जो पीकेआर की वैल्यू है, प्लस हम क्या ले लेंगे, हम इसमें अमीनो ग्रुप की वैल्यू ले लेंगे यानी कि 9.2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 19.4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 9, कितना हमारा आ गया इसका आंसर 9.7 हमारी पीआई वैल्यू आ गई लाइसिन की। दूसरा हमने ले लिया पीआई वैल्यू ऑफ ग्लूटामिक एसिड यानी कि ई, ये कितना हो गया, ये आपको दे दिया 4.2 साइड चेन की वैल्यू, प्लस आप यहाँ पर ले लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू 2.2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम एसिडिक की बात कर रहे हैं तो हमने दोनों एसिडिक वैल्यू ले ली, हमने बेसिक की ली थी तो हमने दोनों के दोनों बेसिक वैल्यूज ले ली थी। नाउ कमिंग टू द फन पार्ट, दिस विल बी
0.4 डिवाइडेड बाई 2 और वी कैन से 3.2। हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस कितना है। सो डिफरेंस ऑफ पीआई दोनों के पीआईज में कितना डिफरेंस होगा, दिस विल बी 9.7 माइनस 3.2 इक्वल्स टू 6.5। सो आंसर हो गया हमारा 6.5। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है 19 में पूछा है एक्स डिफरेंट साइज डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड अपॉन इनकम्प्लीट इको R1 डाइजेशन ऑफ आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल विद 2 इको R1 साइट एज गिवन बिलो। मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एक्स इज, मैक्सिमम वैल्यूज इनकम्प्लीट इको R1 की कितनी हो सकती हैं। तो देखिए इको R1 कट कर रहा है, तीनों फ्रैगमेंट बनेंगे बट तीनों एक ही बेस पेयर के, यानी अगर हम बात करें तो आपके एक बनेगा, अगर हम एक बनेगा 500 बेस पेयर का, दूसरा अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कट हुआ है तो आपका बन जाएगा दूसरा दैट विल बी 1 KB का यानी 1000 बेस पेयर का, और तीसरा जिसमें बिल्कुल कट नहीं होगा वो डीएनए आपका ये रह जाएगा, यानी कि मिल जाएगा आपको थर्ड 1.5 KB का। टोटल अगर आपसे डीएनए फ्रैगमेंट पूछे जाएं तो कितने हो गए, 3 फ्रैगमेंट्स पॉसिबल है, इनकम्प्लीट है, 3 फ्रैगमेंट्स विल बी देयर। ओके, अगला क्वेश्चन है An uncharged protein has an aspartate in position number 23 with the molecular weight 6501. Okay, ठीक है। 23rd नंबर प्रोटीन में एक प्रोटीन है ये, इस प्रोटीन का यहाँ पर कोई 23 नंबर एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका 23 नंबर पे एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट है, और इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट है 6501। इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट है 6501 डाल्टन एज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। नाउ अनचार्ज्ड म्यूटेंट ऑफ दिस प्रोटीन contains the single amino acid substitution with the asparagine at the ओके। अब यहाँ दूसरी चीज में क्या हो गई, इसी प्रोटीन में 23 नंबर पे D की जगह पर N हो गया है, D की जगह पर N हो गया है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। अरे ये बहुत आसान है, हमें क्या देखना है, D और N में डिफरेंस क्या है। D का मतलब है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड की जो साइड चेन होती है उसमें होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो ये हमारा D का है एस्पार्टिक एसिड का, जब हम बात करते हैं एस्पेराजिन तो एस्पेराजिन की साइड चेन में होता है CONH2। अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास सिर्फ इन दो चीज का डिफरेंस आया है, इस वाले में था OH यानी इसके में OH था, OH का कितना होगा, OH का मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका, O का हो गया कितना 16, O का हो गया 16 प्लस 1 यानी कि टोटल हो गया 17 डाल्टन, किसका 17 डाल्टन हो गया आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा, यहाँ पर उस 17 की जगह पर NH2 आ गया है, NH2 का कितना होगा, N का हो गया 14 प्लस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। अब हमें अंतर कितना आया, यहाँ 17 था यहाँ 16 हो गया, यानी कि अंतर कितना आया भाई 6501 माइनस 1, सिर्फ एक का ही तो अंतर आया है, माइनस 1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6500 डाल्टन। क्लियर, सो आंसर हो गया 6500, एक यूनिट का डिफरेंस आया केवल, मॉलिक्यूलर वेट की बात पूछी थी तो हमारा आंसर 6500 हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा आगे हम 2020 पे, बड़े अच्छे जा रहे हैं वाले क्वेश्चंस। 2020 में क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इनिशिएट्स द सिग्नल कैस्केड बाय डायरेक्टली बाइंडिंग टू एन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से डायरेक्टली बाइंड करते हैं, कौन से बाइंड करेंगे, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होंगे, न्यूक्लियर लिगैंड होंगे, न्यूक्लियर का मतलब हो गया जो स्टेरॉइड होंगे, या हम कह सकते हैं लिपोफिलिक होंगे। अब ढूंढ लीजिए यहाँ पर लिपोफिलिक कौन सा है, स्टेरॉइड कौन सा है। तो इंसुलिन क्या लिपोफिलिक है, नहीं है, इंसुलिन का रिसेप्टर एक्स्ट्रासेलुलर सरफेस पर ही होता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी नहीं है, बट प्रोजेस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, राइट, एस्ट्रोजन हो गया, ये सब आपके क्या है, लिपोफिलिक होते हैं। एपिनेफ्रिन का भी, इन तीनों की अगर हम बात करें तो ये तीनों के केस में ये सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, इनके सबके सेल सरफेस पर रिसेप्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन एटीपी। एटीपी में इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता। एटीपी का स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर एडेनिन है, मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, एडेनिन से जुड़ा हुआ होता है आपका
राइबोज शुगर, ये जुड़ गया हमारा राइबोज शुगर। इस राइबोज शुगर से आपका जुड़ा होता है फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट। अब देखिए ये जो फॉस्फेट ग्रुप हैं ये वाले दोनों, इन्हें हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड को हम कह सकते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड लिंकेज। तो एनहाइड्राइड लिंकेज मिल रहा है क्या? जी मिल रहा है, बिल्कुल सही है। अब ये वाला जो फॉस्फेट है पहला अल्फा वाला, और यहाँ पर जो OH होता है कार्बन के साथ, इन दोनों के बीच का ग्रुप होता है फॉस्फोएस्टर। क्या हमें कहीं फॉस्फोएस्टर ग्रुप दिख रहा है क्या? राइट, नहीं, फॉस्फोएस्टर, हाँ फॉस्फोएस्टर इज देयर, फॉस्फोएस्टर ग्रुप, फॉस्फोडाइएस्टर, इट विल बी फॉस्फोएस्टर ओनली। यहाँ सारे ही सही है, एन ग्लाइकोसिडिक भी सही है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो पाया ही जाता है, बीटा तो मिलता नहीं है। एन अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज करेक्ट, एन बीटा इज करेक्ट, सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता ही होता है, ये सही है, बट बीटा होता है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सो आंसर इज डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ एल फिनाइल एलेनिन टू एल टायरोसिन। फिनाइल एलेनिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, केवल जो साइड चेन होती है उसमें होता है बेंजीन ग्रुप, और जब टायरोसिन आया तो उसमें क्या बन गया, उसमें हो गया ये ग्रुप। तो क्या ग्रुप हुआ, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन हो गया सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 4 मेजर ह्यूमन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। MHC क्या होते हैं, पॉलीजीनिक होते हैं और पॉलीमॉर्फिक भी होते हैं, तो आंसर हो गया बी। राइट, पॉलीजीनिक कई सारे जीन इनको डील करते हैं और कई तरीके के होते हैं, तो पॉलीमॉर्फिक। क्वेश्चन नंबर 5 हरगोबिंद खुराना एंड मार्शल नीरनबर्ग इल्यूसिडेटेड द जेनेटिक कोड बाय यूजिंग सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम poly U poly C result in the phenylalanine and proline respectively. Based on these observation which one of the following conclusions is correct? poly U से polyphenyl बना, यानी कि ट्रिपल U क्या होगा, phenylalanine बनाएगा। poly U किससे बना, poly C से बना, यानी C से आपका प्रोलीन बनेगा। अब बोला है ट्रिपल G एल फिनाइल एलेनिन बनाएंगे, भाई ट्रिपल G नहीं बनाएंगे, U बनाएंगे, तो U आपका यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। पॉली यू का मतलब क्या हो गया, यू 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 यू, बहुत सारे यू हैं, बहुत सारे यू हैं, बहुत सारे यू, जिनमें से ये सब फिनाइल एलेनिन बना रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रिपल यू फिनाइल एलेनिन बनाते हैं और जो ट्रिपल सी है वो प्रोलीन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 6 बाइंडिंग ऑफ एन एंटीबॉडी टू इट्स कॉग्नेट एंटीजन डज नॉट इन्वॉल्व इन, क्या बोलते हैं कि अगर बाइंडिंग कॉग्नेट एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन में क्या इन्वॉल्व नहीं होता, बेटा कोवेलेंट नहीं होता, ये सारे वीक इंटरेक्शंस हैं, वीक इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, वो यहाँ पर नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 7 ग्लोबुलर प्रोटीन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 50 किलो डाल्टन एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ मोनोमर एंड डाइमर इन सॉल्यूशन। एक प्रोटीन है जो कि इस फॉर्म में भी रह सकती है और इस फॉर्म में भी रह सकती है, राइट। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 50 किलो डाल्टन। सो सबसे अच्छी टेक्निक इन दो फॉर्म को अलग करने की क्या होगी, राइट। सबसे अच्छी प्रोटीन, सबसे अच्छी टेक्निक क्या होगी इनको अलग करने की। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी तो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं प्रोटीन के लिए, एड्सॉर्प्शन वाले सिद्धांत पे बात करती है, वो बिल्कुल सही नहीं है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, हमें इसके आयन के बारे में कोई बात नहीं की गई है, हमें इसका केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बताई गई है कि आयनिक इंट्रैक्शन करते हैं या नहीं, क्योंकि ये डेटा नहीं दिया गया, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज नहीं होती। जेल फिल्ट्रेशन बिल्कुल सही है, हम साइज के बेसिस पे देख सकते हैं, क्योंकि इसका साइज है 50 किलो डाल्टन, तो जब हम मोनोमर की बात करेंगे 50 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 50 × 2 यानी कि होगा 100 किलो डाल्टन, जो कि पहले आ जाएगी फिर ये बाद में आ जाएगी, तो हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू डिफ्यूज अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर में सबसे पहले कौन जाएगा, गैस। गैस यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम बात करते हैं उसके बाद क्या जाएगा, भाई गैस के बाद जो जा सकता है बड़े आराम से वो होता है वाटर, वाटर आ गया, ये ग्लूकोज आएगा बाद में, फिर आरएनए सबसे बाद में, क्यों, क्योंकि आरएनए बहुत ज़्यादा निगेटिवली चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
When one glucose unit from glycogen gets converted to lactic acid in the muscle, the net number of ATP molecule produced is. जब एक ग्लूकोज यूनिट ग्लाइकोजन से कन्वर्ट होती है तो बड़ा आसान सी बात है, जब हमारा ग्लाइकोजन है, दिस इज ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन से जब क्या बनता है, एटीपी के प्रेजेंस में बन जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ओके, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है। जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है तो इसका आइसोमेराइजेशन होता है। आइसोमेराइजेशन होने के बाद ये बनाता है क्या, ये बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है तो इस प्रोसेस में इसने एटीपी यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक एटीपी यूज कर लिया था। आगे जब हम बढ़े तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, एक एटीपी वहाँ पे यूज हो गया। फाइनली अगर हम बात करें तो हमारी इस प्रोसेस में एक आपका एटीपी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं हुआ है। आगे बढ़ गए हम लोग, कहाँ पर आ गए हम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कहाँ पर बनेंगे, पूरा हम लोग पायरुविक एसिड तक आ गए। अब जब पायरुविक एसिड बना तो पायरुविक एसिड से बना लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड से जब लैक्टिक एसिड बनता है तो इसमें आपका एक NADH रिप्लेनिश हो जाता है और NADH से NAD बन जाता है, NADH से NAD बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस में आपके टोटल अगर हम ATP की बात करते हैं तो कितना हुआ, क्योंकि हमारे ग्लाइकोजन से हमें कितना मिला था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिला था। ठीक है, हमने डायरेक्टली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फिर ग्लाइकोलिसिस में लेके गए थे। तो इस प्रोसेस में हमारे पास क्योंकि कोई भी एटीपी यूज नहीं हुआ था इधर की तरफ, तो इसलिए इस प्रोसेस में हमारा जो नेट एटीपी गेन हुआ वो हुआ 8 एटीपी का ग्लाइकोलिसिस के अंदर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 10 पे। कंसिडरिंग दैट 3 pK ऑफ हिस्टिडीन इज pK1, pK2, pK3 3 दिया गया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, तो PI विल बी इक्वल टू 9.2 + 6/2 इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 15.2/2 इक्वल्स टू 7.6। आंसर हो गया 7.6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 1 मोल ऑफ नेटिव प्रोटीन अपॉन एन टर्मिनल एनालिसिस यील्डेड 1 मोल ईच ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड वैलिन। एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन की एक प्रोटीन है ये, इस प्रोटीन का एन टर्मिनल आपने स्टडी किया। एन टर्मिनल का स्टडी करने का मतलब हुआ एक प्रोटीन ये हो सकती है, ये इसका एन टर्मिनल है। जब इसको स्टडी किया तो इसमें 2 मिल रहे हैं, या तो मिल रहा है आपको क्या, एस्पार्टिक एसिड यहाँ मिल रहा है वैलिन। अब बोल रहे हैं ये मोनोमर है, होमोडाइमर है, टेट्रामर है या हेट्रोडाइमर है। भाई सीधी सी बात है, 1 मोल है, नेटिव प्रोटीन है, ठीक है। एन टर्मिनल्स एनालिसिस से आपको क्या मिला, 2 मिले हैं। एक मिला है ये प्रोटीन में, हो सकता है क्या वो इस तरीके से अटैच हो, ओके, हो सकता है यहाँ पर एक में एस्पार्टिक एसिड हो, दूसरी तरफ वैलिन हो। होमो तो हो नहीं सकता, होमो नहीं हो सकता, मोनोमर नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते। टेट्रामर भी नहीं हो सकता है, टेट्रामर का मतलब है सेम यूनिट के 4 पार्ट होना। हेट्रोडाइमर हो सकता है क्योंकि 2 अलग अलग पार्ट हैं, 2 अलग अलग एन हैं। एक ही प्रोटीन के 2 एन टर्मिनल नहीं हो सकते, 2 दिखा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे 2 अलग अलग पेप्टाइड हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और कोफैक्टर इन्वॉल्व इन बोथ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में कौन से वाले इन्वॉल्व होते हैं? जो 1 इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और 2 को भी कर सकते हैं, दोनों में इन्वॉल्व होने चाहिए। 1 और 2 को इन्वॉल्व करने के लिए होते हैं कोएंजाइम Q एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। आंसर इज डी, ये सब नहीं होते। ओके, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। पहली बात, NAD आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता, FAD आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता। हीम ग्रुप में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हीम ग्रुप से नहीं होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इससे 2 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। मैच द आइटम ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मैच करना है। इंटीग्रिन प्रोटीन्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, TLR7 एंड डेंड्राइटिक सेल। फैगोसाइटोसिस इन द न्यूरल टिश्यू, माइक्रोग्लियल। सीधा सीधा आंसर हमारा Q का हो गया 1। Q का 1 हमारा सबके साथ था, यहाँ तीनों के साथ था। Q के साथ नहीं, इसी के साथ नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब आते हैं हम लोग
एंटीजन प्रोसेसिंग बाय क्रॉस प्रेजेंटेशन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है प्रोफेशनल डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक का हो गया 2 का आ गया ये सारे हो गए 9, ठीक है। फिर हम आगे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए रिकॉग्निशन वो करते हैं TLR7, एंडोथेलियल से बाइंडिंग करवाते हैं इंटीग्रिन प्रोटीन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर आए 14, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में 2 चेन होती है, एक में होती है α14 और एक होती है α16। इनकी यानी कि पहले हमारी एक चेन है जिसमें 8 से 10 ग्लूकोज सब यूनिट होती हैं, 8 to 10, जिनके बीच में ये वाला लिंकेज पाया जाता है। इस तरीके से जब ये 8 से 10 जुड़ जाती है तो उनके बाद फिर एक ब्रांचिंग होती है और ब्रांचिंग में भी 8 से 10 इस तरीके से पाया जाता है। ये वाला लिंकेज ये रहा। सो आंसर हमारा हुआ α14 α16 यानी कि फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पॉलीपेप्टाइड्स आर आइदर बायोसिंथेसाइज्ड ऑन द राइबोसोम ड्यूरिंग यूजिंग एन mRNA टेम्पलेट और केमिकली सिंथेसाइज्ड बाय द मैरीफिएल्ड्स सॉलिड फेज मेथड। सो द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस आर, देखिए जब हमारी बायोसिंथेसिस राइबोसोम पे होती है यानी कि हम बात कर रहे हैं इन वीवो होती है। जब इन वीवो सिंथेसिस होती है तो हमेशा N से C टर्मिनस होती है, लेकिन जब एक्स वीवो होती है या हम कह सकते हैं इन विट्रो होती है, किसी अलग प्लेट पर होती है, इन सिलिको होती है, तब वो C से N होती है। तो अब हमें यही देख लेना है कहाँ हमारा डायरेक्शन है, राइबोसोम पे N to C। यहाँ दोनों केसेस में रॉन्ग है, ये तो दोनों ही रॉन्ग है, यहाँ उल्टा दिया था, आंसर हो गया बी, ये हो गया रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। 16 कह रहा है 20% of incident light in a cuvette path length, ये amount of light transmitted by the same solution in the cuvette 3 सेंटीमीटर। अरे बहुत सिंपल सा इसी तरीके का क्वेश्चन एक आपको कराया हुआ है क्या कि A इज इक्वल टू ECL होता है जो कि हमारा इक्वल टू log ऑफ I0 बाई IT भी होता है, राइट। I0 बाई IT, I0 कितना है भाई, अगर हम यहाँ पर देखें किसी भी क्यूवेट से जिसका पाथ लेंथ है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से आपकी 100% लाइट जा रही है, निकल के कितनी बाहर निकली 80%, क्योंकि 20% एब्जॉर्ब हो गया। जब एब्जॉर्बेंस 20% है तो यहाँ IT कितना हो गया 100 माइनस 20 यानी कि 80%, ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर के लिए। पूछा है कि 3 सेंटीमीटर का अगर पाथ लेंथ हो जाए तो क्या होगा, आसान है, ठीक है। अगर हमारा 3 सेंटीमीटर का होगा तो क्या होगा। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पूछा क्या है आपको लाइट ट्रांसमिटेड बाय द सेम सॉल्यूशन कितना होगा। सिंपली क्या करेंगे, पहले हम एब्जॉर्बेंस निकाल देंगे, राइट। हम पहले एब्जॉर्बेंस, अब हमें A मिल जाएगा तो हम ये ET भी आराम से बाद में निकाल सकते हैं इसके थ्रू, राइट। हम दो फॉर्मूले को रख सकते हैं, यानी कि हमने क्या किया, हमने किया log E0 बाई ET इक्वल्स टू ECL। हमने सिंपल फॉर्मूला ये वाला यूज किया। log ऑफ E0 कितना है 100%, ET कितना है 80% इक्वल्स टू E इंटू C इंटू 1 ही है, 1 को तो हम कंसिडर करें ना करें एक ही बात है। अब log 80 इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 100 माइनस log 80 लिख सकते हैं इक्वल्स टू EC एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट इंटू C, ओके। सो अगर हम देखें तो log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2 माइनस log 80 की वैल्यू कितनी होती है 1.9 इक्वल्स टू E इंटू C, ओके। अब E इंटू C कितना आ गया, E इंटू C की वैल्यू आ गई 0.1, माइनस कर दिया हमने 0.1 वैल्यू आ गई। जब हमें E इंटू C की वैल्यू आ गई है और पाथ लेंथ हमें दूसरा दे रखा है ये, तो हम इसमें एब्जॉर्बेंस की बात करेंगे। जब हमारे पास पाथ लेंथ कितना था 3 सेंटीमीटर, तब हम क्या करेंगे, E और C की वैल्यू हमने कर ली 0.1 इंटू कर लिया 3 से, कितना आ गया एब्जॉर्बेंस 0.3। अब 0.3 एब्जॉर्बेंस कब है, जब 3 सेंटीमीटर है। अब इसी को सेम उसमें लेकर चले जाए, ठीक है। इसी को हमें निकालना है कितने परसेंटेज में, तो अब हमें क्या निकालना है, A की वैल्यू आ गई, सेम फॉर्मूला हमने यूज किया, क्या A इज इक्वल टू लॉग ऑफ E0 डिवाइडेड बाय ET, ओके। सो A की वैल्यू आ गई 0.3 इक्वल्स टू लॉग ऑफ E0 कितना है आपका 100, ET कितना है IT कितना है निकालना है।
तो अब ये हो गया हमारा एंटी लॉग ले लेते हैं अगर हम 0.3 का 0.3 का एंटी लॉग कितना आता है, एंटी लॉग 0.3 इक्वल्स टू 100 बाई IT. सो IT विल बी 100 डिवाइडेड बाय इस log 3 की log 0.3 की वैल्यू होती है 1.99 वैल्यू यहाँ पर आ गई। जब हमने इसको लगभग 2 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा 50.25, क्योंकि हमें 1 डेसिमल पॉइंट तक देना है तो हम लिख सकते हैं 50.2% या 255%। क्वेश्चन नंबर आया 17, आपसे पूछा है सेकेंड pKa ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज 6.8, रेशियो ऑफ Na2HPO4 टू H2PO4 रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द बफर ऑफ pH इतना इस कितना। फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कंसंट्रेशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें इसका पहले निकालना पड़ेगा, इसमें क्या pKa वैल्यू हमको निकालनी है, राइट। सो pH दे के रखा है 7 इक्वल्स टू pKa की वैल्यू देती है 6.8 इक्वल्स टू लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड हो गया, राइट है। अब यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारी 2, जब यहाँ पर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है। यहाँ पर हो गया क्या 0.2 इक्वल्स टू द सेम थिंग लॉग सॉल्ट बाय एसिड। ओके, एंटी लॉग हमने ले लिया, एंटी लॉग किसका लिया हमने, एंटी लॉग हमने ले लिया 0.2 का इक्वल्स टू सॉल्ट बाय एसिड हमको मिल जाएगा। नाउ सॉल्ट बाय एसिड कितना वैल्यू होगा 1.58। सो इनका आंसर, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी थी तो सेकेंड pKa ऑफ फॉस्फोरिक एसिड था, रेशियो निकालना था, रेशियो निकल गया कितना 1.58:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब एक PCR रिएक्शन दी गई है इन द 100 माइक्रोलीटर रिएक्शन वॉल्यूम कंटेनिंग 2 प्राइमर्स एट द कंसंट्रेशन 0.2 माइक्रोमोल ईच इज सेट अप to amplify 250 base pair DNA fragments. So consider the average molecular weight of one base pair is इतना, तो primer, if primers are fully consumed by the end of the reaction, the amount of final PCR product formed is कितने माइक्रोग्राम फाइनल PCR प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है मोल कितना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना हो तो होता है, या मॉलिक्यूल्स कितना होता है, नंबर ऑफ, या 1 मोल इक्वल्स टू, या अगर हम देखें मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 1 मोलर, या मोलारिटी क्या होती है वो ये होती है, मोलारिटी की बात हो गई यहाँ पे। अब इक्वल्स टू, हम इसी को फॉर्मूले को वेट बाय मॉलिकुलर वेट भी कहते हैं, वेट बाय मॉलिकुलर वेट भी मोलारिटी ही होती है, एक कितने में, इनटू 1 लीटर, 1 लीटर के अंदर। ओके, सो अगर हमें सारी चीज़ें देखी जाएं क्या क्या दी गई हैं, उनको अगर हम पुट करें अपने रिएक्शन में, क्या बनता है, यहाँ पर हमें दिया है 0.2 माइक्रोग्राम, तो हमने क्या किया 0.2 इंटू 10⁻⁻6 m मोलर इक्वल्स टू, माइक्रोमोलर लिया है, माइक्रोमोल को हमने मोलारिटी में कन्वर्ट कर लिया, इक्वल्स टू वेट हमें ग्राम में निकालना है, वेट कितना हुआ हमें पता नहीं, वेट जो ग्राम में आएगा डिवाइडेड बाय कितना मॉलिकुलर वेट है 660 डाल्टन हो गया है, कितने बेस पेयर हैं 250 बेस पेयर, 250 बेस पेयर आ गए, एक बेस पेयर का 660 था तो 250 का हो गया, 250 इंटू 660 इंटू कितनी वॉल्यूम में हमने लिया है 100 माइक्रोलीटर, उसे हमने लीटर में कन्वर्ट किया तो 100 इंटू 10⁻⁻6 लीटर में आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ दिस विल बी, अगर हम पूरा इसको कैलकुलेट करें तो वेट आ गया यहाँ पर, वेट इन ग्राम विल बी, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 660 इंटू 250 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6। ओके, अगर हम सब कुछ कैलकुलेट, ये आपका है मल्टीप्लाई हो गया सब कुछ अगर हमने मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल कम टू द 3.3 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। हमसे किस में पूछा था, माइक्रोग्राम में, यानी कि हो गया 3.3 माइक्रोग्राम। आंसर आ गया
3.3। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। एंजाइम ओबेइंग माइकलिस मेंटन काइनेटिक शोज अ रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ 10 माइक्रोमोल पर मोल। 10 माइक्रोमोल पर मोल क्या दिया गया है, एक V0 देके रखा है आपको, V0 इतना है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन Km के बराबर है, यानी सबस्ट्रेट की जगह हम Km यूज कर सकते हैं। मैक्सिमल वेलोसिटी Vmax इसकी कितनी होगी, तो भाई बहुत सिंपल सी है, V0 इज इक्वल टू Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। V0 की वैल्यू आपको दी रखी है 10 माइक्रोमोल पर मिनट, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमको चेंज नहीं करना है, ये इतना ही इक्वल्स टू Vmax इंटू जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वही Km है, यानी Km डिवाइडेड बाय Km प्लस Km, यानी हम सीधे 2Km लिख देते हैं इसको। ये आ गया आपका 2Km। 2Km से हमने क्या किया, Km टू Km कट हो गए, जब Km से Km कट हो गए यानी Vmax बाई 2 हो गया, Vmax बाई 2 हो गया, यानी कि Vmax कितना हो गया, Vmax हो गया 10 इंटू 2 और वी कैन से 20 माइक्रोमोल पर मिनट। ओके, आंसर विल बी 20 माइक्रोमोल पर मिनट। क्वेश्चन अगला आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। एंजाइम ग्लूकोज आइसोमेरेज कैटलाइजेस द इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज से फ्रुक्टोज का कन्वर्जन है, डेल्टा G0 फॉर दिस रिएक्शन इज 0। आफ्टर एडिंग ग्लूकोज आइसोमेरेज टू अ 0.12 molar glucose solution and allowing the reaction to attain equilibrium, the final concentration of fructose in the reaction mixture will be। ठीक है कि इक्विलिब्रियम आपको दे दिया है, सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम पे जो सबस्ट्रेट होगा वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। एट इक्विलिब्रियम वी नो, एट इक्विलिब्रियम कब आता है इक्विलिब्रियम, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ओके राइट, एंड जो रेट होगा रिएक्शन का वो हाफ रिएक्शन इनिशियल वेलोसिटी होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं जितना टोटल अगर हमारा टोटल 0.12 मोल ग्लूकोज था तो एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, एट इक्विलिब्रियम कितना होगा 0.12 मोल डिवाइडेड बाय 2, सिंपल सी बात है, हाफ हो गया, यानी कि 0.6 मोल हमें आंसर मिली मोल में निकालना है, इंटू कर दिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 60 मिली मोल, आंसर आ गया 60। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 2021 पर हम आ गए, 2 साल के पेपर और रहते हैं, बस हो जाएगा। 20 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल जिसका कंसंट्रेशन 1 mg पर ml है, डू नॉट डिस्टर्ब द एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर इन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ pH 7 एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन डिस्टर्ब नहीं करेगा ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कौन डिस्टर्ब नहीं करेगा 280 नैनोमीटर पे, पॉली डीऑक्सीगोनाइलेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन। देखिए यहाँ पर हमको पता है कि जो टायरोसिन रेसिड्यू होता है वो आपके 272 के अप्रॉक्सीमेटली नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करता है। अगर हम ट्रिप्टोफैन की बात करें उसकी अप्रॉक्सीमेटली 280 नैनोमीटर के आसपास होती है, लेकिन फिनाइल एलेनिन की केवल 260 नैनोमीटर होती है एब्जॉर्बेंस, तो ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, इसलिए आंसर होगा आपका सी। ओके, बाकी आपका ग्वानोलाइट मतलब पॉली डीजी की बात करें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो दोनों ही डिस्टर्ब करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ मॉलिक्यूल दैट फॉर्म्स अ डोनर एक्सेप्टर एनर्जी ट्रांसफर पेयर्स विद द डेंसाइल ग्रुप। देखिए डेंसाइल ग्रुप से जो पेयर करता है वो कौन सा होता है यहाँ पे हिस्टिडीन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। जहां पर बोला जा रहा है कि वो मॉलिक्यूल जो डोनर एक्सेप्टर एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। सो बेसिकली एक हम बात कर रहे हैं फ्रेट की, यानी कि फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर।
वो करेगा। ओके, सो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा हिस्टीडीन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है इस वाले में थोड़ी सी। दिस विल बी, चलिए। So the stationary phase used in gel filtration chromatography is composed of, gel filtration chromatography में जो स्टेशनरी फेज होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है आपकी सेफेरोज कॉलम की। आंसर इज डी। ओके, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक बार देखेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है डेंसाइल ग्रुप वाले में। एक बार मैं इसको बताती हूँ, फिर से कमेंट सेक्शन पिन कर दूंगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। Question number 4. According to Wobble hypothesis, inosine at the third position of the anticodon cannot form the hydrogen bond with. हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ नहीं बना सकता है? वो ग्वानिन के साथ नहीं बनाता। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने मॉलिकुलर बायोलॉजी में वॉबल यानी कि जब हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था वो ग्वानिन के साथ नहीं बना सकता। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। pKa वैल्यू ऑफ ग्वानिडियम ग्रुप ऑफ आर्जिनिन। ग्वानिडियम ग्रुप जो आर्जिनिन का होता है इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, ये होती है 12.5। ओके, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। द नॉन कोएंजाइम विटामिन इज, देखिए इसको मैंने कलर किया हुआ है। क्यों कलर किया हुआ है? क्योंकि इसके सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सभी के सभी कहीं ना कहीं यूज होते हैं, सभी के सभी किसी न किसी एंजाइम के साथ एक को फैक्टर का काम करते हैं, चाहे वो एस्कॉर्बिक एसिड हो जो कि आपका प्रोलाइल हाइड्रोक्सीलेज लाइसाइल हाइड्रोक्सीलेज में करता है, चाहे आपका निकोटिनिक एसिड हो जो NADP में यूज होता है, थाइमीन हो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में, फॉलिक एसिड भी आता है हाइड्रोक्सीलेज के एक पार्ट में। सो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। टीलोमेरेज एज अ फंक्शन सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्वेश्चन अगले हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन PCR। PCR में कौन सा यूज होता है? टैग पॉलीमरेज। क्यों यूज होता है? क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल टेम्परेचर पर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर काम कर सकता है। इन हेपेटोसाइट लिवर सेल्स के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है कहाँ पर होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर साइटोक्रोम 450 होते हैं और जो कि एंजाइम उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आए 10 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स कैन फॉर्म एन आयन चैनल इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में आयन चैनल बनाते हैं यहाँ पे ग्रामिसिडिन। सो आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैक हाइपोजेंथिन गोनोड। HGPRT इनमें से किसमें नहीं होता? हमने अभी पढ़ा था माइलोमा सेल में नहीं होता, बाकी सब में होता है। ये होता कहाँ है यूज? ये आपका साल्वेज पाथवे में यूज होता है। साल्वेज पाथवे ऑफ न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस में जो साल्वेज पाथ है वहाँ पे यूज होता है। अगला क्वेश्चन 12। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज नॉन आयनिक। नॉन आयनिक कौन सा है? इसमें कोई आयन नहीं होता। स्फिंगोमाइलिन में ये फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फेट ग्रुप है यानी कि इस पे निगेटिव चार्ज तो होगा। गैलेक्टोज में शुगर मॉइटी होती है, शुगर क्या है? न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। सो आंसर हो गया बी। लेसिथिन भी फॉस्फोलिपिड है, ये भी फॉस्फोलिपिड है, तो ऑब्वियसली इन सब पे निगेटिव चार्ज होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एंटी-बी एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ। एंटी-बी एंटीबॉडी कहाँ पाई जाएंगी? ठीक है, ओके। एंटी-बी एंटीबॉडी किस में पाई जाएंगी? एंटी-बी एंटीबॉडी कहाँ मिलेंगी? आपकी ग्रुप ए में मिलेंगी, ग्रुप बी में मिलेंगी, ग्रुप AB में मिलेंगी या ग्रुप O में मिलेंगी? जो बी के अगेंस्ट काम करें तो भी ब्लड ग्रुप बी में तो होता है बी एंटीजन, इसमें बी एंटीजन पाया जाता है। जब इसमें बी एंटीजन पाया जाएगा तो इसमें ए एंटीबॉडी मिलेगी।
इसमें ये एंटीबॉडी मिलेगी, यानी ग्रुप ए में मिलेगी आपको बी एंटीबॉडी, यहाँ तो नहीं मिल सकती। ए बी में कोई भी नहीं मिलती है और ओ में आपको सारी दोनों एंटीबॉडी मिलेंगी, तो ये भी है। ए और डी ये दोनों आपके करेक्ट आंसर हो गए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, इनमें से कौन से एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, नो। जिसमें कोई ट्रांसपोर्ट में कोई मीडिएटर नहीं है वो भी आपका नहीं हुआ। आंसर मिला हमारा ए एंड डी अगेन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है और सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, सोडियम या पोटेशियम में भी आप एटीपी का यूज़ करते हो, ये भी है एटीपी का। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आप एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली पेयर्ड? रैप्लिकेशन में डीएनए ए होता है, करेक्ट है। रिकॉम्बिनेशन में रेक ए होता है, ये भी करेक्ट है। डीएनए रिपेयर में रो फैक्टर नहीं होता, रो फैक्टर कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन में यूज होता है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में यूज होता है, तो इट इज द टर्मिनेशन फैक्टर, वी कैन से टर्मिनेशन। अगला हम आते हैं ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा फैक्टर, ये भी सही है। सो आंसर में 3 पार्ट आते हैं, ए बी एंड डी। अगला क्वेश्चन आया, हाई एनर्जी कंपाउंड इज और आर। हाई एनर्जी कंपाउंड कौन से? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 20 से 13 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या विटामिन के। इनमें से कौन कौन से हैं? ये एक एमएसक्यू चल रहा है, तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं भाई? फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड होता है और ये आपका होता है 13 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिनसे आपको एनर्जी मिलती है। ये आपका हाई एनर्जी कंपाउंड नहीं है, विटामिन के भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, गिवन बिलो आर 4 प्लॉट्स ऑब्टेन फ्रॉम सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स on the enzyme inhibition kinetics. Velocity v of the reaction is plotted at varying concentration of substrate and inhibitor, and the plots are corresponding to competitive inhibition. Competitive inhibition को समझने के लिए सिर्फ एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि Km चेंज हो जाता है एंड Vmax चेंज नहीं होता। 2 चीज़ें हमने ढूंढनी है। अब हमें ये 2 चीज़ ढूंढनी है कि कहाँ Km चेंज हो रहा है और कहाँ Vmax चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो V यानी कि ये पॉइंट Vmax दिखा रहा है, Vmax इज नॉट चेंजेबल, यानी कि 1 तो करेक्ट है, राइट। दूसरी बात, ये V/X है, यानी Km निकालने के लिए हमें इसका स्लोप देखना पड़ेगा। यहाँ पर स्लोप अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यानी कि स्लोप लगातार चेंज हो रहा है, यानी Km लगातार बढ़ता जा रहा है। स्लोप बढ़ रहा है ना, जितना ज़्यादा आप यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब Km इंक्रीज हो रहा है, सो 1 इज करेक्ट। दूसरे में देखिए पैरेलल है, यहाँ पे क्या हो रहा है? Vmax चेंज हो रहा है, Vmax चेंज हो रहा है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, ये हो गया रॉन्ग। और इसमें है क्या? ये अनकॉम्पिटिटिव है, ये अनकॉम्पिटिटिव है जहाँ पैरेलल टाइप के रिएक्शन मिलेंगे। ये भी पैरेलल है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 1/V है, ये वाला आपका Vmax है, 1/Vmax। 1/Vmax क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली 1 and 3 दोनों आपके करेक्ट हो गए। ओके 1 and 3 दोनों ही आपके करेक्ट हो गए, तो आंसर हमारे यहाँ पर केवल 2 ही हैं, या तो ये, क्योंकि यहाँ इज और आर है, सो आंसर विल बी 1 भी होगा और 3 भी होगा। ओके आपको दिया जाएगा कि ये एमएसक्यू है, तो ध्यान से करेंगे। एमएसक्यू है तो आपके जितने भी करेक्ट ऑप्शन है सब पे टिक करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एसटीएस पेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? एसटीएस पेज के रिस्पेक्ट में एसटीएस पेज के रिस्पेक्ट में क्या करेक्ट है? इथीरियम ब्रोमाइड का यूज़ नहीं करते हम लोग, वो डीएनए में किया जाता है, एगरोज में, एगरोज जेल में किया जाता है, ऑब्वियसली हम प्रोटीन के लिए नहीं करते। बीटा मर्केप्टा इथेनॉल का यूज़ किया जाता है, सही बात है। प्रोटीन एनोड की तरफ माइग्रेट करती है, प्रोटीन पे चार्ज होता है, प्रोटीन पे चार्ज होता है माइनस, माइनस पे होता है तो वो प्लस की तरफ मूव करती है, प्लस का मतलब एनोड पे मूव करती है, सही बात है। नाउ लोअर मॉलिकुलर वेट प्रोटीन माइग्रेट स्लोअर, नहीं, वो जो लोअर मॉलिकुलर वेट की प्रोटीन होती है वो तेजी से मूव करती है। आंसर हो गया बी एंड सी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, इन द प्लॉट गिवन बिलो द सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट, ये सॉलिड लाइन है जो कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग को दिखा रही है हीमोग्लोबिन के साथ, ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग दिखा रही है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ब्रोकन लाइन क्या दिखा रही है? अगर ये नॉर्मल है
और हमारा क्या हो गया, हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो गया, वी कैन से हमारा ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो देखिए एक सिंपल सी ट्रिक है आपके लिए, कैडेट हम 5 चीज़ें होती हैं, कैडेट में 5 चीज़ें होती हैं। एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, एक होती है एसिडिटी बढ़ रही है यानी कि पीएच हो रहा है कम, एसिडिटी मतलब पीएच हो रहा है कम। डी का मतलब हो गया 2-3 डीपीजी या बीपीजी। ई का मतलब होता है एक्सरसाइज, ठीक है, और टी का मतलब होता है टेम्परेचर। ये 5 चीज़ें हमारा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, 2-3 डीपीजी दिया है, पीएच दिया है, कोऑपरेटिविटी, 4 चीज़ें दी हैं। हम ढूंढते हैं हमारा मतलब की चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड और ये पीएच हाई, अगर हाई पीएच, अब यहाँ समझना क्या है कि अगर कैडेट इंक्रीज होगा, अगर कैडेट इंक्रीज होगा तो राइट शिफ्ट होगा, ओके, अगर कैडेट डिक्रीज होगा तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। ये बात समझ में आई, हमारा क्या हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है यानी कि डिक्रीज होना चाहिए, यानी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कंडीशन है, ये आपका लो होना चाहिए, हमारा हाई है, रॉन्ग हो गया। फिर आते 2-3 डीपीजी, ये भी आपका लो होना चाहिए यानी कि ये भी आपका हाई है, ये भी रॉन्ग हो गया। हाई पीएच, एसिडिटी कम होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी यानी कि हम कह सकते हैं इसका आपका एसिडिटी लो होनी चाहिए, एसिडिटी लो का मतलब हो गया पीएच हाई होना चाहिए यानी कि सी बात हो गई करेक्ट, ये हो गया करेक्ट। अगला हो गया लॉस ऑफ कोऑपरेटिविटी, देखिए इसका भी सिग्मोइडल कर्व है, राइट, और इस वाले का भी सिग्मोइडल कर्व है। जब दोनों का सिग्मोइडल कर्व है तो कोऑपरेटिविटी लॉस नहीं हुई है, आंसर हो गया केवल सी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 20, कंसिडरिंग द ओपन चेन फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स एन एपीमर। एपीमर क्या होते हैं, एपीमर होते हैं जिसमें केवल सिंगल कार्बन पे डिफरेंस आता है, सिंगल कार्बन पर OH ग्रुप का जो पोजीशन होता है, OH ग्रुप का जो पोजीशन होता है वो डिफरेंट होता है। जब OH ग्रुप का पोजीशन हमें देखना है सिंगल कार्बन पे वो अलग है, तो वो किसका अलग है, डी मैनोज डी फ्रक्टोज नो, ग्लूकोज एंड मैनोज यस, ग्लूकोज एंड मैनोज C2 एपीमर होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज रॉन्ग, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज यस C4 एपीमर होते हैं, तो आंसर हो गया बी एंड डी, ओके। अगले हम आते हैं, लास्ट आज का हमारा टॉपिक है 2022 का गेट एक्सेल बायोकेमिस्ट्री का पेपर। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द अमीनो एसिड लिस्टेड बिलो आर ए ग्रेन्यूलर। ए ग्रेन्यूलर का मतलब जिसमें कोई भी ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते किसी भी प्रकार के। ग्रेन्यूलर में आते हैं 3 पार्ट, इओसिनोफिल जिसमें एसिडिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइट, इसके अलावा होते हैं न्यूट्रोफिल जिसमें न्यूट्रल ग्रेन्यूल होते हैं, इसके अलावा होते हैं बेसोफिल जिसके अंदर बेसिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो हमारे पास इओसिनोफिल में तो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये नहीं हो सकता। इओसिनोफिल ही बाद में आपका कन्वर्ट, या बेसोफिल है वो आपकी मैच्योर होकर मास्ट सेल बनाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचे क्या, मोनोसाइट एंड टी सेल, ये दोनों नॉन ग्रेन्यूल है, यानी आर एंड एस, यानी आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज लोकेटेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, सिट्रेट सिंथेज कहाँ यूज होता है, सिट्रेट सिंथेज यूज होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, फ्यूमरेज यूज होता है यहाँ पे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यूज होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में और ETC में। तो ऑब्वियसली ये सब के सब आपके मैट्रिक्स में होते हैं, तो ये आपके इनर मेम्ब्रेन में चाहिए। ये भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल, ये भी इनर हो गया और ये भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो बचा हमारा मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो कि पाया जाता है आपके आउटर मेम्ब्रेन में। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द DNA पॉलीमरेज 3 ऑफ E. coli इज नॉट करेक्ट। ये निक ट्रांसलेशन करता है, निक ट्रांसलेशन करता है DNA पॉलीमरेज 1, ये हो गया हमारे लिए रॉन्ग। इसमें इसके एब्सेंस में E. coli जिंदा नहीं रह पाता, सही बात है। इट सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री DNA, सही बात है। सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट का यूज़ करके, प्राइमर का यूज़ करके करते हैं, ठीक है। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी इसमें पाई जाती है, सही। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ ट्रांसलेशन इनिबिटर। ट्रांसलेशन का इनिबिटर इनमें से कौन सा नहीं है, रिफाम्पिसिन नहीं है। ये क्या करता है, ये RNA को इनिबिट करता है और वी कैन से ट्रांसक्रिप्शन को इनिबिट करता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 32,
A dye was allowed to undergo migration on a chromatographic paper using a solvent, and the dye and the solvent front migrated 5 and 20 cm respectively from the point of origin. एंड रिटेंशन कोफिशिएंट कितना होगा? रिटेंशन कोफिशिएंट यानी कि RF की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपाउंड, जो कंपाउंड है हमारा इस केस में कंपाउंड क्या है? वो डाई है, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द जो भी आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ने कितना किया, सॉल्वेंट फ्रंट, ओके, सॉल्वेंट फ्रंट। तो हमारा कितना है? डाई का 5 है और सॉल्वेंट का कितना है? 20। तो आंसर कितना आ गया आपका 5/20 का? 0.25। आंसर इज 0.25। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पीके वैल्यू दे दी गई है आपको 2, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है, बड़ा आसान सी वैल्यू है। 2.17 प्लस 9.13 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 11.3 by 2 equals to 5.65. So 5.65 is the correct answer. अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 34. Number of ATP molecule required for complete assimilation of one molecule of carbon dioxide in Calvin cycle. Calvin cycle में 3 ATP आपको चाहिए होते हैं, 3 ATP, और इसमें 3 ATP प्लस 2 NADPH की आपको रिक्वायरमेंट होती है एक मतलब टोटल के लिए, कंप्लीट एसिमिलेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 35 पे। एक एब्जॉर्बेंस दे दी गई है, एब्जॉर्बेंस ऑफ इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ टायरोसिन एट इतनी वेवलेंथ, ए की वैल्यू दे दी गई आपको, ए इज इक्वल टू ECl होता है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको क्या निकालना है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट यानी कि E की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू A/Cl। ए की वैल्यू दे दी गई है आपको 0.75 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1 इक्वल्स टू 10⁻⁴ ऊपर गया 7500 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू आ गया 1500। सिंपल, सो आंसर इज 1500। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36। Filamentous photosynthetic synthetic algae were placed on a microscopic slide and illuminated with light of the different colors. लाइट दी गई है ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। एल्गी की प्लेट दे दी गई है, यहाँ इस रीजन में आपको ब्लू लाइट दी गई है आपने, यहाँ रीजन में आपने ग्रीन लाइट दी है, इस रीजन में येलो लाइट और लास्ट वाले रीजन में रेड लाइट दी है। अब बैक्टीरिया जो कि माइग्रेट कर सकते हैं हाई ऑक्सीजन, हाई ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? एरोबिक होते हैं, यानी वो बैक्टीरिया एरोबिक हैं, तो ऑक्सीजन की तरफ भागेंगे। आपने फोटोसिंथेटिक एल्गी का यूज किया, यानी आपने क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दिया होगा, एल्गी क्या करेगी? उस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाएगी। एल्गी का काम क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट HNu, इस HNu का प्रयोग करके, ओके। नाउ इस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन जहां जहां पर बनेगा वहां वहां बैक्टीरिया पाया जाएगा। तो बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा? हमको पता है कि जो हमारी एल्गी होती है वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करती है, या तो वो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करती है या तो रेड लाइट एब्जॉर्ब करती है। रेड रीजन एंड फार रेड, रेड और फार रेड रीजन वो यूज करता है। सो बेसिकली रेड, फार रेड और जो आपका ब्लू पार्ट है वहां पर आते हैं, यानी एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो ग्राफ में हमारा एक पीक ब्लू पे आएगी, एक पीक रेड पे आएगी, बीच का वो पार्ट नहीं लेगा। आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37। 2 RNA दिए गए हैं इन विट्रो ट्रांसलेशन सिस्टम में और आपने ऑल पॉसिबल रीडिंग फ्रेम में बनाना है, ओके। आपके पहला जो RNA है उसका दिया गया है AG, सो AG 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 AG, बहुत सारे AG बनते जा रहे हैं। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। दूसरा जो RNA है उस RNA में क्या है? सेकेंड RNA में बहुत सारे AAG हैं, दूसरे वाले में AAG 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 AAG, इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है। ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया। इस पहला वाला जो RNA है उसमें आर्जिनिन और ग्लूटामेट बनते हैं। पहले वाले को देखें तो एक आपके पास AGA बन सकता है, दूसरा GAG बन सकता है। वापस देखोगे AGA बनता रहेगा। इस फ्रेम में देखेंगे तो AGA, ठीक है, फिर GAG, फिर AGA, फिर GAG, AGA GAG, तो हमारे पास 2 मिले, AGA एंड GAG, ठीक है।
दूसरे वाले में देखिए AAG मिल रहा है, एक फ्रेम AAG बना रहा है, दूसरा AGA मिल रहा है, AGA मिल रहा है, ये वही है जो यहाँ पर था। तीसरा एक AGA मिल गया, एक AAG मिल गया, एक AGA मिल गया और एक मिल गया GAA, ये 3 मिल गए, ठीक है, AAG, AGA, GA। अब यहाँ पर आर्जिनिन ग्लूटामेट बन रहा था, यहाँ पे आर्जिनिन ग्लूटामेट एंड लाइसिन बन रहा है। आपसे पूछा है आर्जिनिन का कौन सा होगा, आर्जिनिन दोनों में बन रहा है और ग्लूटामेट भी दोनों में बन रहा है, ठीक है। आर्जिनिन का कोड आपको पता होता है, मैंने आपको जेनेटिक कोड में पता है, AG वाले सारे ज़्यादातर आपके आर्जिनिन बना रहे हैं, तो आर्जिनिन आपके AG में आ रहा है, AGA यहाँ भी है, AGA यहाँ भी है, ओके। सो आंसर हो गया हमारा बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंडोजिनस सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन आर करेक्ट। इंसुलिन के सिंथेसिस के बारे में क्या करेक्ट है पूछा है। पहला, इंसुलिन की जो सिंथेसिस होती है वो प्री प्रो इंसुलिन से होती है, सही बात है। प्री प्रो इंसुलिन से प्रो इंसुलिन बनती है, सही बात है। सिंगल साइड क्लीवेज होता है, चेन नहीं, देखिए ऐसा होता है, यहाँ पे एक ऐसे चेन होती है, फिर एक इस तरीके से आके जुड़ती है। जस्ट अ मिनट, एक चेन ये होती है, एक चेन और होती है छोटी, और इनसे जुड़ी हुई एक और चेन होती है, ये इसे हम कहते हैं ए चेन, एक होती है बी चेन, एक होती है सी चेन। ये सी चेन में एक क्लीवेज यहाँ होता है, एक क्लीवेज यहाँ होता है, तब जाके ये इंसुलिन बनती है। तो ऑब्वियसली 2 क्लीवेज होंगे, 2 क्लीवेज आर रिक्वायर्ड, एक क्लीवेज से काम नहीं बनेगा, 2 क्लीवेजेस रिक्वायर्ड है। तो आर हो गया रॉन्ग, जहाँ भी आर है उसको माइनस कर दीजिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, आंसर बच गया बी। अगला क्वेश्चन आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट्स टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्राडियोल। तो आपका एरोमेटेज है, बाकी सारे एंजाइम आपके यहाँ यूज नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, प्यूरिफिकेशन ऑफ 6, फिर हमारा वही आ गया किससे होगा, NINTA, क्या है ये, एफिनिटी, एफिनिटी है, स्पेशल है, अपनी स्पेशल के साथ बाइंड करता है, 6 हिस्टीडीन, NINTA, एफिनिटी, क्रोमेटोग्राफी। अगले क्वेश्चन पर आए 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स हैज और हैव अ β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। β14 लिंकेज सेल्यूलोज में भी होता है और काइटिन में भी होता है, लैक्टोज माल्टोज में नहीं होता बीटा, इसमें अल्फा लिंकेज होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इम्यूनोग्लोबुलिन ए इज करेक्ट। ए के बारे में क्या करेक्ट है ये पूछा है, क्या करेक्ट है ये पूछा है। ये कोलोस्ट्रम से मिलता है, सही बात है। ये ट्रांससाइटोसिस से जा सकता है, ये भी सही बात है। क्या ये पॉली आईजी रिसेप्टर, इट्स सिक्रीशन इज फैसिलिटेटेड बाय पॉली इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर, सही। ये प्राइमरीली एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन द सीरम, रॉन्ग। ये प्राइमरीली आपका डाइमर टेट्रामर के फॉर्म में भी हो सकता है, डाइमर के फॉर्म में भी हो सकता है और मोनोमर के फॉर्म में भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सीरम में मोनोमर के फॉर्म में रहेगा, अगर हम देखें तो सिक्रीटरी फॉर्म में रहेगा, तब डाइमर फॉर्म में आएगा। अगला क्वेश्चन था आपका, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट is pyruvate to pyruvate and ATP synthesis are given below. ओके, यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन दे दी गई है सारे की, फिर आपसे वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी दे दी गई है, एक्चुअल फ्री एनर्जी पूछा है। ओके, कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए आप क्या करें, वाटर से हमारा वाटर कैंसिल हो गया है, बाकी PI से हमारा PI कैंसिल है, बचा क्या है, PEP प्लस ADP इक्वल्स टू पायरुविक एसिड प्लस ATP, ठीक है। हमने क्या किया, सीधा सीधा जोड़ दिया, तो हमारा जो डेल्टा जी आया वो आया क्या, जब हमने सीधा सीधा जोड़ा, ये माइनस में था, ये प्लस में था, तो जो वैल्यू आई दिस वॉज -31.4 किलो जूल पर मोल, ये आपकी वैल्यू आ गई इन दोनों को जोड़ के। लेकिन हमसे एक्चुअल वैल्यू पूछिए, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट है, एक्चुअल वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू विल बी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln(k). ln को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है। डेल्टा जी की वैल्यू हमारी आ गई थी -31.4 किलो जूल, प्लस हमने किया 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.3
315 दी हुई है, इंटू टी की वैल्यू 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि ये हो गया आपका 310 केल्विन, इंटू आपका के की वैल्यू क्या होती है, के का मतलब होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पायरुविक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है 50, सो 50 लॉग ऑफ 50, ये है लॉग ऑफ 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25, ठीक है, यहाँ 25 सबस्ट्रेट है और 50 यहाँ पर प्रोडक्ट है। अगर आप देखिए तो यहाँ पर आ गया -3.14 प्लस 2.303 इंटू 8.315 इंटू 310 इंटू log 4, अगर आप देखिए तो ये आ जाएगा log 4, 25 से 5 50 2 टाइम्स चला गया, फिर 25 से 50 2 टाइम्स चला गया, हो गया 4, log 4 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए -31.4 में ऐड करेंगे, जब हम सारी वैल्यूज log 4 की वैल्यू रख के यानी कि 0.602 रखेंगे तो हमारी प्लस में आएगी 3572.1, ओके, ये वैल्यू आ गई हमारी log 4 की वैल्यू सब रख के मल्टीप्लाई करके, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या वैल्यू हमारी आ जाती है माइनस में इसको माइनस कर देते हैं तो 0.3, अच्छा कैसे हम लोग इसको और भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा किलो जूल था, राइट, ये हमारा क्या था किलो जूल था, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में, यानी ये हो गया 31400, माइनस में वैल्यू है, प्लस में आ गया 3572.1 इक्वल्स टू 0.9 आ जाता है, यहाँ 9 में से 2 गया है आपका 72 है ना, 3572.1, तो 2 चला जाता है तो बच गया 7, फिर 9 में से 7 चला जाता है बच जाता है 2, फिर यहाँ हो गया 3, 13 में से 5 गया तो बचा 8, ओके, यहाँ पर आ गया आपका 10 minus 3, so this will be basically, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 1 2 3 4 7, ओके, और ये बच गया आपका 2, सो क्या बचा हमारे पास 27827.9, अब किलो जूल में बताना है, यानी कि हमने यहाँ पे कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा 27.827, ये आ गया 828, सो इट विल बी 1 प्लेस तक देखना था, 27.8 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 44 क्या कह रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ रिसेप्टर लिगैंड पेयर इज दिस, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दे रखा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वो मतलब इट इज एक्चुअली द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसपे हमारा 50% लिगैंड एंड रिसेप्टर सैचुरेट हो चुके हैं, उसको हम कहते हैं आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी एक तरीके से आप इसको केम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। नाउ द लिगैंड वाज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द रिसेप्टर एज सच दैट रिसेप्टर वाज 50% सैचुरेटेड, तो ऑब्वियसली आपका केम की बात हो गई, उस कंडीशन में सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना हो गया, यही हो गया 0.25 इंटू 10⁻⁷, लिगैंड का ही पूछा है, जब ये आपका बाउंड फॉर्म में इतना है तो फ्री भी इतना ही होगा, अब ये आपको नैनोमोल में पूछा था, यानी कि हम इसको नैनो में, ये हमारा मोल में दिया गया है, नैनोमोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस विल बी 25 नैनोमोल, आंसर आ गया इतना, सीधा सीधा क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 45, हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन वाज फाउंड एट, यानी कि आपकी Vmax/2 पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और वी कैन से केम कितना दिया हुआ है, केम दिया है 0.5 इंटू 10⁻�6 मोलर। अब ये एंजाइम माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, केएम डैश भी दे दिया है आपको 1.5 इंटू 10⁻�6। नाउ गिवन द एंजाइम इनहिबिटर जो है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि KI भी दे दिया है आपको 2 इंटू 10⁻⁷, सब तो दे दिया, पूछा क्या है इनहिबिटर का कंसंट्रेशन कितना होगा।
कुछ नहीं है इसमें। के एम डैश की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है, अल्फा के एम होती है। अब के एम डैश हमको दे दिया 1.5 इंटू 10⁻⁶ इक्वल्स टू अल्फा इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁶ से -6 कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 1.5/0.5 इक्वल टू 3। अल्फा की वैल्यू आ गई 3। अब आपको पता होना चाहिए अल्फा इज इक्वल टू 1 + i डिवाइडेड बाय के आई। अब अल्फा की वैल्यू पता है 3 इक्वल्स टू 1 + i कंसंट्रेशन आपको निकालना है, के आई की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10⁻⁷। ये इधर चला गया, माइनस हो गया, यानी कि हो गया 2। सो आई कंसंट्रेशन विल बी 2 इंटू 10⁻⁷। जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 - 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2। अब ये जब 2 ऊपर गया तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी कि हो गया 4 इंटू 10⁻⁷। अब आपका आंसर माइक्रोमोल में पूछा है, सो 4 इंटू 10⁻⁷ मोल में है, और वी कैन से 0.4 माइक्रोमोल। आंसर हो गया 0.4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। 40 टाइम्स डाइल्यूटेड सैंपल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए given A260 of 0.01, so the concentration of single stranded RNA before the dilution in microgram per ml कितना होगा। देखिए सीधी सी बात है, हमको ये पता होना चाहिए कि जब हम A260 की बात करते हैं तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन एट एब्जॉर्बेंस 1, जब इसका A261 है इक्वल्स टू 1 है, तब उसका कंसंट्रेशन होता है 40 माइक्रोग्राम पर ml। सीधी सी है। अब ये अगर 40 है, आपको पता होना चाहिए 40 है सब। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि डाइल्यूशन के पहले, डाइल्यूशन के बाद कितना होगा। सो ऑब्वियस सी बात है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का 1 था, सो बिफोर डाइल्यूशन कितना होगा, बिफोर डाइल्यूशन आपको मिलेगा 0.01 इंटू 40, क्योंकि हमारा इतना आ रहा था, तो कितना हो गया 0.01 का हो गया 0.4। ओके, अब डाइल्यूशन के बाद कितना होगा, आफ्टर डाइल्यूशन कितना होगा, आफ्टर डाइल्यूशन विल बी 0.4 इंटू 16, सॉरी इंटू 16 क्या से आ गया, एक मिनट बच्चों, इंटू 40 इक्वल्स टू 4 4 16 और 0 और पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो दिस विल बी 40 माइक्रोग्राम पर ml। आंसर आ गया। क्लियर, सो आंसर विल बी 16 माइक्रोग्राम पर ml। क्लियर, चलिए यहाँ तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 2022 तक मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं बायोकेमिस्ट्री के अब तक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी। एंड कोई भी अगर वीडियो में प्रॉब्लम लगी है, कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसे ही साथ देते रहिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना मत भूलिएगा जैसा भी आपको वीडियो लगे। बाय बाय।